अस्सलामुअलैकुम। नताशा और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को अब ये मालूम नहीं हुआ था कि शीतारा एक ऐसे आश्रम में पहुंच गई है जहां वो तमाम दुश्मनों से महफूज भी रहेगी और पहले से ज़्यादा खतरनाक सलाहियतें भी हासिल करती रहेगी। नताशा ने इस बार शीतारा के ताबेदार मेजर टी हंटर को अपना टारगेट बनाया था। वो शीतारा और एल्पा की तरह खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाना चाहती थी और जिस तरह एल्पा मुमलिकत इसराइल के अहम सतून बनी हुई थी, वहाँ की हुक्मरान बनी हुई थी, उसी तरह वो मेजर टी हंटर को ट्रैप करके फ्रांस के अहम सतून या हुक्मरान बनना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो ख्यालख्वानी के जरिए फ्रांसीसी फौज के अफसरों के दिमागों में जाने लगी। इस तरह एक अफसर से दूसरे अफसर तक पहुंचते पहुंचते मेजर टी हंटर के एक खास मातिया तक पहुंच गई, लेकिन उसके दिमाग तक ना पहुंच सकी क्योंकि वो खास मातिया था, इसलिए योगा का माहिर था। नताशा ने वही रवायती तरीका इख्तियार किया, उसके खास मातियत को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला किया। फिर उसके अंदर पहुंचने का और उसके ख्यालात पढ़ने का उसे मौका मिला। उसके ख्यालात ने बताया कि मेजर टी हंटर और शीतारा की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। टी हंटर हमेशा उसका जिक्र यूं करता है जैसे उसका दीवाना हो गया हो या उसका ताबेदार बन गया हो। उसके ख्यालात पढ़कर मजीद ये मालूम हुआ कि पहले टी हंटर फ्रांस छोड़कर बाहर नहीं जाता था, लेकिन शीतारा के बुलाने पर वो अमेरिका गया और न्यूयॉर्क में रहकर शीतारा की फरमाइश के मुताबिक वहाँ पोरस को तलाश करने की कोशिश करता रहा। शीतारा, मैन किलर और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी उसे तलाश करते रहे थे। फिर उन सब की तरह मेजर टी हंटर भी पोरस तक पहुंचने में नाकाम हो गया। अब वो फ्रांस वापस आ गया था। आर्मी हेडक्वार्टर के एक बंगले में था। उस बंगले में उसके एक खास मातियत और एक मुलाजिम के सिवा कोई नहीं जा सकता था। नताशा के लिए यह सुनहरी मौका था। वो उस खास मातियत के जरिए मुलाजिम के दिमाग में पहुंच गई। फिर इंतजार करने लगी कि रात को खाने का वक्त होगा तो वो उसके खाने या पीने की चीज़ में एसाबी कमजोरी की दवा मिला देगी। अभी दोपहर का वक्त था, रात के खाने में बहुत देर थी। वो अपनी नाकामियों के बारे में सोचने लगी। उसे सबसे बड़ी नाकामी ये हुई थी कि पारस ने उसे अल्पा के दिमाग से उखाड़ फेंका था। दूसरी बड़ी नाकामी ये हुई कि वो बिली डोना के दिमाग पर कब्जा जमाने के बाद पारस के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसने सोचा था, पारस काबू में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिली डोना अपने शिकंजे में है, वो उसके जरिए फिर पारस को ट्रैप कर सकेगी। लेकिन एक बार फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पोरस ने बिली डोना को कहीं गायब कर दिया था। दूसरे टेलीपैथी जाने वालों की तरह नताशा भी सोच रही थी कि पोरस आखिर कब तक बिली डोना को कोमा में रखेगा। जैसे ही वो कोमा से निकलेगा वो फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लेगी। वो 24 घंटे बिल्ली के पास जाकर उसे देख नहीं सकती थी कि वो किस हालत में है, कोमा में है या कोमा से निकल चुकी है। दिन रात किसी की निगरानी नहीं की जा सकती। उसे 5वें दिन पता चला कि पोरस ने बिली डोना के दिमाग को लॉक कर दिया है। नताशा अपनी नाकामी पर झुंझला कर रह गई। पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि बिली उसके हाथ से निकल गई है। उसने आजमाइशी तौर पर उससे दिमागी राब्ता किया तो उसने सांस रोक ली। नताशा ने थोड़ी देर बाद दोबारा उसे मुखातिब करते हुए कहा, सांस ना रोकना, मैं नताशा हूँ। अब तो तुम्हारा दिमाग लॉक हो चुका है, मुझसे या किसी से भी तुम्हें कतराना नहीं चाहिए। बिली ने कहा, ना मैं कतराती हूँ ना ही किसी से डरती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग पर बोझ है। एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जिसकी मैं तो क्या कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई है? पारस ने खुदकुशी कर ली है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रही हो? ये कोई यकीन करने की बात है? खुदकुशी तो बुज़दिल करते हैं और कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि पारस खुदकुशी कर लेगा। सांझ को आंच क्या, अगर तुम उसे राब्ता करके उसे दूसरी दुनिया से बुला सकती हो तो बुला लो। नताशा ने उसके दिमाग से निकलकर पारस के लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन इस लबो लहजे वाला ना वो शख्स था ना वो दिमाग। उसने बार बार कोशिशें की और बार बार यकीन होता गया कि वो एक मुर्दा दिमाग में पहुंचने की हमाकत कर रही है। उसने बिली डोना के पास आकर पूछा, क्या उसके वालिदैन और बाबा साहब के दारे वालों को उसकी मौत की इत्तला मिल चुकी है? सभी को खबर हो चुकी है, लेकिन बाबा साहब के दारे के बाहर शायद दूसरे टेलीपैथी जानने वाले बेखबर हैं। क्या तुमने अमरीकी काबरीन और अल्पा वगैरह को इत्तला नहीं दी है? नहीं, मेरा दिमाग उसकी मौत से ऐसा मुतासिर है और मैं ऐसा बोझ महसूस कर रही हूँ कि किसी से बात करने को जी नहीं चाहता। प्लीज़ तुम भी चली जाओ। नताशा ने एक अमरीकी फौजी अफसर से रब्ता किया, उसे पारस की खुदकुशी की खबर सुनाई। ये ऐसी खबर थी कि किसी को यकीन आ ही नहीं सकता था। यकीन करने के लिए तमाम अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को हुक्म दिया गया कि वो गुमशुदा पारस को तलाश करें। यह हकीकत मालूम करें कि वो वाकई मर चुका है या कहीं रूपोश हो गया है। सब ने ख्याल खुआनी की दौड़ लगाई, लेकिन कोई उसके दिमाग तक ना पहुंच सका। एल्पो को मालूम हुआ तो वह सदमे से निढाल हो गई। उसने भी तमाम ज़राए से उसकी मौत की तस्दीक की थी। मुझसे भी पूछा, आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, प्लीज़ सच बताएं, पारस कहाँ है? मैंने कहा, तुमने ख्याल खुआनी के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की होगी। क्या उसका दिमाग तुम्हें मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है। बिली डोना ने बताया था कि उसने किसी मकान के कमरे में खुदकुशी की है। एल्पा ने बेकरारी से पूछा, उसने किस मकान में खुदकुशी की है? यही तो मालूम नहीं हो रहा कि वो किस मुल्क के किस शहर किस मकान में है।
हम सब वो जगह तलाश कर रहे हैं। हेल्पर होने लगी। जब से वो माँ बनी थी तब से पारस उसके हर बुरे वक्त में काम आता रहा था। बहुत पहले की यहूदी की हैसियत से वो पारस से जितनी नफरत करती थी उतनी ही शिद्दत से अब उसे चाहने लगी थी। ब्रेन आदम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैंने आज तक तुम्हें इस तरह फूट फूट कर रोते नहीं देखा। अगर हमारे मुल्क के अकाबरीन को ये मालूम होगा कि तुम एक मुसलमान के लिए रो रही हो तो तुम पर से उनका एतमाद उठ जाएगा। इससे पहले भी दुश्मनों ने यही कोशिश की थी। यहाँ के अकाबरीन और पूरी यहूदी कौम को तुमसे बदजन करना चाहा। प्लीज दुश्मनों को मौका ना दो, अपने आंसू पहुँच लो। वो आंसू पहुँचते हुए बोली, बिग ब्रदर आप कुछ ख्याल ना करें, मैं तन्हाई चाहती हूँ। तुम वादा करो तन्हाई में आंसू नहीं बहाओगी, खुद को संभालोगी, फिर मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर जाऊंगा। उसने वादा किया। ब्रेन आदम उसकी रिहाइशगाह से चला गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। उसका दिल नहीं मान रहा था। दिल कह रहा था कि पारस जैसा शख्स सिर्फ तबई मौत मार सकता है। उसे ना कोई मार सकता और ना खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता है। उसने सोचते सोचते ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के पास पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम हमसे किस कदर मुतासिर और पारस के पिछले बेहतरीन सलूक के पेश नज़र उसे दिल से चाहती हो। तुमने हम मुसलमानों की मोहब्बत को तमाम यहूदी कौम से छुपा रखा है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जो सच बताया जाएगा उसे भी दिल में छुपा कर रखोगी। फिर उन्होंने कहा, जाओ खुश रहो, पारस जिंदा है, आगे कुछ ना पूछना। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आकर खुशी से चीख पड़ी। दौड़ती हुई आकर बिस्तर पर औंधे मुँह गिर पड़ी। कह के लगाते हुए तकिए को उठाकर सीने से भींचने लगी। पारस उसे नहीं मिला, तकिया मिल गया था। बेलीडोना पटरी बदल चुकी थी। पारस को छोड़कर पोरस की तरफ चली आई। ये अलग बात है कि पोरस ने बार बार उसके काम आकर उसे मुतासिर किया था और इस हद तक मुतासिर किया था कि वो उस पर मर मिटी थी। इसके बाद जब पारस ने खुदकुशी की तो उसके ज़मीर ने उसे मलामत किया। पोरस ने उसे पूछा, क्या तुम मेरे पास आकर पछता रही हो? नहीं, मुझे एहसास मार है कि पारस ने मेरी बेवफाई की वजह से खुदकुशी की है। उसकी खुदकुशी की वजह सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। वो मेरे मुकाबले में शिकस्त खाकर दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। वैसे पता नहीं क्यों मुझे उसकी मौत का यकीन नहीं आ रहा है। वैसे तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन हम दोनों ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे खुदकुशी करते देखा है। फिर एक हम ही नहीं, तमाम टेलीपैथी जानने वाले उसे तलाश करते रहे हैं और उसके मुर्दा दिमाग तक पहुंचते रहे हैं। बेशक तमाम जराए से तस्दीक हो चुकी है, वो यकीनन मर चुका है। बड़े बड़े कारनामे करने वाले जब अचानक मर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनकी मौत का यकीन आता है। बिल्ली ने कहा, मुझे उसकी मौत का अफसोस रहेगा। मैं बहुत शिद्दत से तन्हाई महसूस कर रही हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरे पास रहोगे तो मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगी। क्या पारस की मौत काफ़ी नहीं है? मुझे भी अपने पास बुलाकर मारना चाहती हो? क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो? मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो हो सकता है बदनसीबी मेरे साथ आई, दुश्मन हमारे पीछे लग जाएं और हम दोनों को एक साथ एक छत के नीचे शिकार कर लें। क्या इस तरह खौफ के बायस तुम कभी मेरे पास नहीं आओगे? ज़रूर आऊँगा। जिस तरह पारस मौका महल देखकर दुश्मनों को डॉज देकर अचानक तुम्हारे पास आया करता था, उसी तरह आऊँगा। प्लीज़ किसी तरह आज चले आओ। मेरा दिल खुद चाहता है कि अभी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं अभी एक फ़्लाइट से हिंदुस्तान जा रहा हूँ। क्या इंडिया जाना मेरे प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। जानती हो क्यों? मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नहीं पूछूंगी कि क्यों जा रहे हो। इसलिए कि मेरे तजुर्बाकार डॉक्टरों ने टेलीपैथी को ख़त्म कर देने वाली दवा तैयार कर ली है। मैं वो लेने जा रहा हूँ। वो चौंक कर बोली, क्या वाकई? क्या वो दवा तैयार हो चुकी है? हाँ, मैं कल सुबह इंडिया पहुँचूंगा, लेबॉर्ट्री जाऊँगा, फिर वहाँ से तमाम दवाएं पैक कराने के बाद रात की फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगा। वो परेशान होकर बोली, क्या वो दवा मेरे बंगले में लाओगे? मुझे डर लगता है मेरी टेलीपैथी ख़त्म हो जाएगी। जब तक उस दवा को स्प्रे नहीं किया जाएगा उस वक्त तक टेलीपैथी का इल्म मुतासिर नहीं होगा। दवा मेरे पास रहेगी लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ भी हो उसे मेरे बंगले में ना लाना। फिक्र न करो, नहीं लाऊंगा। तुम किस फ्लाइट से जा रहे हो? हम कम से कम एयरपोर्ट पर मिल सकते हैं। उसने फ्लाइट का नंबर बताते हुए कहा, मैं बहरूप में रहूंगा। तुम मुझे नहीं पहचान सकोगी और तुम भी असल रूप में नहीं हो। आखिर मिलने में ऐसी जल्दी क्यों की जाए कि हम किसी नागहानी मुसीबत में फंस जाएं? चंद ही दिनों में जब मैं सभी के टेलीपैथी के इल्म को मिटा दूंगा तो फिर किसी खतरे के बगैर हम आज़ादी से मिल सकेंगे। उनका दिमागी राब्ता खत्म हो गया। बिल्ली अपने नए बंगले में तनहा थी, सोचने लगी, पारस की मौत का अफसोस तो है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसकी मौत से पहले पोरस मुझ पर आशिक हो गया था। अब वो मेरा बन गया है। मेरा न बनता तो मैं पारस की मौत के बाद तनहा रह जाती। मैं खुश नसीब हूं कि उसकी मौत के बाद बिल्कुल उसी तरह की ज़हीन, चालाक और उसी की शक्ल वाला साथी मिल गया। दूसरी तरफ पोरस का दिल वाकई बिलीडोना पर आ गया था। वह ऐसी अलबेली दोशीज़ा थी कि पोरस ने पहली मुलाकात में ही सोच लिया था कि वो इसे ज़रूर हासिल करेगा। इसीलिए वो हमेशा ज़रूरत के वक्त बिली की मदद के लिए पहुंच जाया करता था और उसे मुतासिर किया करता। वो पारस से मोहब्बत करती थी। उसे पारस से छीन लेना आसान नहीं था, लेकिन पोरस ने बड़ी हिकमत अमली से रफ्ता रफ्ता उसे अपनी तरफ माइल कर लिया। अगर उसे इंडिया ना जाना होता तो वो खतरा मोल लेकर भी इस अलबेली हसीना के पास पहुंच जाता। वो एंटी टेलीपैथी दवा भी ज़रूरी थी।
इसके जरिए वो तमाम टेलीपैथी जाने वालों को जीरो बनाकर और उन सबको आम इंसान बनाकर इतनी बड़ी दुनिया में अकेला ही टेलीपैथी जाने वाला रह जाता और सब पर हुकूमत करता रहता। अज़ल से ऐसे तमाम लोगों ने तनहा पूरी दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब देखे हैं, जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ताकत, ज़राए और इख्तियारात हासिल होते रहे हैं। पोरस ने प्लानिंग की कि अगर अपनी दुनिया के ज़बरदस्त लोगों से नादीदा होने की सलाहियतें छीन लेगा, फिर उनकी टेलीपैथी के इल्म को ख़त्म कर देगा, तो फिर कोई उसके मद्दे मुकाबिल नहीं रहेगा। सुपर पावर ममालिक भी उसके आगे घुटने टेकते रहेंगे। वो टेलीपैथी के जरिए गैर मामूली जहानत रखने वाले डॉक्टरों को तलाश करता रहा। उसे ऐसे ही 2 डॉक्टर अपने देश भारत में मिल गए। उसने उन डॉक्टरों को तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बना लिया। वो डॉक्टर उसकी प्लानिंग के मुताबिक लेबॉर्ट्री में तजुर्बात करने लगे। तकरीबन 2 बरसों की मुसलसल कोशिशों के बाद एक डॉक्टर ने नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बनाने वाली दवा तैयार कर ली। दूसरे डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि वो भी टेलीपैथी का इल्म ख़त्म करने वाली दवा तैयार करने के आखिरी मरहले में है और एक आध माह में उसे कामयाबी की खुशखबरी सुनाएगा। और अब खुशखबरी सुनने के बाद वह दवा लाने हिंदुस्तान जा रहा था। उसके पास जो फ्लाइंग कैप्सूल थे वो ख़त्म हो गए थे, वरना वो कैप्सूल के जरिए सिर्फ आधे घंटे में हिंदुस्तान पहुंच जाता। बहरहाल वो पहुंच गया। बम्बई शहर के मुज़ाफ़ात में उसने खुफिया तौर पर एक लेबॉर्ट्री कायम की। वहाँ डॉक्टर उसके मुंतज़िर थे। एक डॉक्टर ने दवा का एक नमूना उसके सामने रखते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पोरस ने पूछा, क्या तुमने इस दवा को आजमाया है? जी हाँ, आपने 2 टेलीपैथी जाने वालों को कैदी बनाकर रखा था। आपके आदमी उनमें से एक को पकड़कर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले गए थे। मैंने वहाँ ये दवा उस पर स्प्रे की। पहले तो बज़ाहिर इस दवा का असर ना हुआ। उस कैदी ने पूछा कि उसके साथ ये क्या हरकत की जा रही है, ये कौन सी दवा स्प्रे की जा रही है? दवा स्प्रे करने के बाद उसे बम्बई वापस लाया गया। वापस लाने से पहले उसे कहा गया कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला सकता है। वो परेशान होकर बोला कि बड़ी देर से ख्याल ख्वानी की परवाज़ करने की कोशिश करूँ मगर कामयाबी नहीं हो रही। इस तरह यह मालूम हुआ कि दवा स्प्रे करने के बाद उसके दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिट गया था। उसे कमरे में कैद करके रखा गया ताकि दवा की देरपा तासीर का यकीन हो सके। उस कैदी को यह कहा गया कि जब वो दोबारा ख्याल ख्वानी के काबिल होगा तो उसे वहां से रिहा कर दिया जाएगा। तकरीबन 12 घंटे के बाद वो एक बार फिर ख्याल ख्वानी के काबिल हो गया। मैं आपकी मर्जी के मुताबिक ये दवा बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका असर सिर्फ 12 घंटे तक रहता है। जिस पर यह दवा स्प्रे की जाए वो 12 घंटे तक टेलीपैथी के इल्म से महरूम रहेगा। डॉक्टर, मैंने कहा था ऐसी दवा तैयार करो जो हमेशा के लिए टेलीपैथी के इल्म को मिटा दे, लेकिन ये दवा तो आर्जी है। डॉक्टर ने कहा, बेशक आर्जी है, लेकिन मैं जल्द ही इस दवा के फार्मूले में तब्दीलियां करके इसके असर को दायमी बना दूंगा। मुझे यकीन है डॉक्टर, तुम इसे दायमी बनाने में कामयाब हो जाओगे। फिलहाल ये आर्जी असर रखने वाली दवा भी मेरे बड़े काम आएगी। वह दवा की शीशी को उठाकर बोला, मैं इसके जरिए तमाम मुखालफिन को 12 घंटों तक टेलीपैथी से महरूम रखूंगा। यह भी कामयाबी होगी। इन 12 घंटों के अंदर मैं उन पर तनवीमी अमल करके उन सबको बारी बारी अपना मामूल और ताबेदार बना सकूंगा। अपनी तैयार करदा दवा के फिलहाल 2 कार्टून पैक कर दो, बाकी यहीं लेबॉर्ट्री में रहने दो, मैं ज़रूरत के वक्त ले जाऊंगा। वो उन्हें हुक्म देकर दूसरे ज़रूरी काम से चला गया। इस शहर में उसके कई मामूल और ताबेदार थे जिनसे वह ज़रूरत के वक्त काम लिया करता। वो अपनी खुफिया रिहाइशगाह में नादीदा गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल छुपा कर रखता था। वो रिहाइशगाह शहर से बहुत दूर एक छोटे से देहात में थी, ताकि कभी किसी दुश्मन को शुबा ना हो कि इस मामूली उजड़े हुए मकान में नादीदा गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल छुपा कर रखे गए हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 3 खुफिया अड्डे थे जहां उसने ऐसी गैर मामूली चीज़ों को छुपा रखा था। वो शाम को लेबॉर्ट्री में आया। उसके हुक्म के मुताबिक नई दवा के 2 कार्टून पैक कर दिए गए। इस लेबॉर्ट्री में डॉक्टरों के सिवा कोई नहीं आता था। पोरस वहां किसी तीसरे को कदम रखने की इजाज़त नहीं देता था। उसने डॉक्टरों को हुक्म दिया कि पहली दवा की तरह इस नई दवा को भी उसके 3 खुफिया अड्डों में ले जाकर छुपा दिया जाए। अब उसे हवाई जहाज से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने वो 2 कार्टून उठाए। गोली निकलकर नादीदा बन गया। फिर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए उसी रात इंडिया से अमेरिका पहुंच गया। उसने बिली से दिमागी राब्ता करके कहा, मैं वापस आ गया हूँ और एंटी टेलीपैथी दवा भी ले आऊँ। वो घबरा कर बोली, क्या वो दवा मेरे दरवाजे पर लायो? घबराती क्यों, मैं तुमसे 10 किलोमीटर दूर हूँ। अब ये दवा आजमाने के लिए एक टेलीपैथी जाने वाले के पास जा रहा हूँ। तुमसे फिर किसी वक्त राब्ता करूंगा। पोरस ने दिमागी तौर पर अपने बंगले में हाजिर होकर एक कार्टून को खोला। उन तमाम बोतलों की दवाओं को छोटे छोटे प्लास्टिक के कैन में मुंतकिल किया गया था ताकि कैन के जरिए दवा स्प्रे की जा सके। उसने इतने अरसे में चंद अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों का सुराग लगाया था और उनकी रिहाइशगाहों से भी वाकिफ था। उसने दवा के 2 कैन अपनी जेबों में रखे, फिर नादीदा बनकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए एक टेलीपैथी जाने वाले के बंगले में पहुंच गया। वहां नमूदार होकर उसने उस टेलीपैथी जाने वाले को देखा। वो सो रहा था। उसने जेब से कैन निकाला, फिर सांस रोककर उस पर दवा स्प्रे की। इसके बाद फौरन ही नादीदा होकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए उसे कई किलोमीटर दूर अपने बंगले में आ गया। उससे दूर जाने तक पोरस ने सांस नहीं ली, वरना वो स्प्रे की जाने वाली दवा सांसों के जरिए उसके अंदर भी पहुंच सकती थी। फिर वो भी टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो सकता था। उसने अपने बंगले में पहुंचकर उस टेलीपैथी जाने वाले के दिमाग में झांक कर देखा जिस पर अभी दवा स्प्रे की थी।
वो उठकर बैठ गया था और सोच रहा था अभी यहाँ कौन आया था, मगर वो कौन था, कहाँ चला गया था। पोरस ने उसकी सोच में कहा, मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के दिमाग में जाना चाहिए, शायद वो जाग रही होगी। पोरस के माइल करने पर वो ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के दिमाग में पहुंच गया, उससे बातें करने लगा। पोरस हैरानी से उछल कर खड़ा हो गया। इस दवा ने असर नहीं किया था, जबकि डॉक्टर ने इस दवा को आजमा कर कामयाब करार दिया था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए डॉक्टर से पूछा, तुमने कौन सी दवा पैक करके मुझे दी है? मैंने इसे एक टेलीपैथी जानने वाले पर आजमाया और मुझे नाकामी हुई है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम इस दवा को कामयाबी से आजमा चुके हैं। पोरस ने कहा, तुम्हारे पास जो दूसरा टेलीपैथी जानने वाला कह दिया है उस पर दवा आजमाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। वो दोनों डॉक्टर लेबॉर्ट्री आए, वहां से दवा का एक कैन लेकर दूसरे कैदी के पास गए, फिर उस पर दवा स्प्रे की। पोरस उस कैदी के दिमाग में था। डॉक्टर ने 1 मिनट के बाद उस कैदी से पूछा, ख्याल ख्वानी करो और अपने साथी कैदी के दिमाग में पहुंचो। वो कैदी फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए दूसरे साथी के दिमाग में पहुंच गया। पोरस ने कहा, डॉक्टर तुमसे कैसे गलती हो गई है, पहली बार तुम कामयाब हुए, वही दवा अब हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो दोनों डॉक्टर उस दवा का अलग अलग कीमियाई तज्जिया करने लगे, फिर हैरानी से बोले, ये वो दवा नहीं है जो हमने बनाई थी, ये दूसरी दवा है, दवा बदल दी गई है। पोरस ने कहा, लेबॉर्ट्री मुकफ्फल रहती है, कोई तीसरा यहाँ नहीं आता, फिर दवा कैसे बदल गई? दूसरा डॉक्टर एक फाइल खोलकर पढ़ रहा था। उसने पोरस से कहा, सर, हमने दवा का जो तहरीरी फार्मूला इस फाइल में रखा था वो यहाँ नहीं है, कोई वो फार्मूला ले गया। कोई लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे आ सकते हैं? दूसरी दवाओं को अभी चेक करो। वो दवाएं निकालकर उनका कीमियाई तज्जिया करने लगे, हैरानी और परेशानी से कहने लगे, ये सब फजूल सी दवाएं हैं, हमारी बनाई हुई तमाम असल दवाएं गायब हो चुकी हैं। अब ये तस्लीम करना होगा कि इस बंद लेबॉर्ट्री में कोई आया था, दवाएं भी गायब हैं और फार्मूला भी नहीं है, वो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेर गया है। पोरस दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा था, लेकिन उसमें ये खूबियां थी कि वो नाकामियों से कभी मायूस नहीं होता था, कभी गुस्से में नहीं आता था। वो बड़े ठंडे दिल से सोच रहा था, लेबॉर्ट्री में डाका डालने वाला कोई बहुत ही चालाक और पुरस्कार दुश्मन है। कौन है? कौन है वो दुश्मन? वो जो भी है इस दुनिया में कहीं जिंदा होगा, कोई जिंदा शख्स ही चोरी कर सकता है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी खुदकुशी करने वाले मुर्दे ने चोरी की होगी। मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआएं की जाती हैं, उस पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। इंसान के कद की एक हद होती है, वो हद से नीचे हो सकता है, उस हद से ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जहानत, सलाहियत और शख्सियत उसे हद से ज़्यादा कद्दावर बना देती है। अक्सर लोग कुछ नहीं होते, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें कुछ ना कुछ बना देते हैं। अगर कोई दिखावे के लिए नेकियां शुरू कर दे तो अकीदतमंद ये नहीं देखते कि वो नेकियां करके दरिया में डाल रहा है, यह नेकियों को सूद समेत अपनी तिजोरी में रख रहा है। पोरस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो इब्तदा में अचानक यूं मंजर आम पर आया जैसे इस दुनिया से तमाम बुराइयों को मिटा देगा। जो लोग नादीदा बनकर नित नए जुराइम कर रहे थे, उनकी नादीदा बनने वाली सलाहियतों को मिटा देगा, और उसने मिटा दिया था। फिर उसने ये प्रचार किया कि टेलीपैथी जानने वाले कभी एक दूसरे के दोस्त बनकर नहीं रह सकते। यह अज़ल से दस्तूर है कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ताकत होती है वो लंगोट बांधकर उखाड़े में उतर जाते हैं। लिहाजा पोरस ने सबकी लंगोट उतारने का फैसला कर लिया। उसने ऐलान किया कि आइंदा ऐसी दवा मंजराम पर ला रहे जिसके असर से टेलीपैथिक इल्म हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर कोई किसी के अंदर के राज और उसकी कमजोरियां मालूम नहीं कर सकेगा। किसी इल्म को मिटाना अच्छा अमल नहीं है, लेकिन वो इल्म इंसानियत का दुश्मन बन जाए और इंसानों को आपस में कुत्तों की तरह लड़ाना शुरू कर दे तो ऐसे इल्म का ना होना बेहतर है। पोरस अब तक फरिश्ता साबित हो रहा था। वो इंसानों की दुनिया में दोस्ती, भाईचारगी और अमन मान पैदा करने के लिए ऐसे इकदाम कर रहा था जैसे आज तक किसी ने नहीं किए थे, और जैसे कारनामे किसी ने ना किए हों। और अचानक कोई कर बैठे तो फिर वो फरिश्ता या देवता लगने लगता है और उसकी शख्सियत पहाड़ जैसी कद्दावर हो जाती है। अभी मैंने कहा था कि कोई अपने कद से ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह हो जाता है जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ। मेरी इस मुसलसल दास्तान में आपने पोरस के किरदार को बहुत पसंद किया। मुझे डर है कि उनकी ये पसंदीदगी पोरस को उनकी नज़रों में फरिश्ता या देवता न बना दे। लिहाजा मैं ये वजाहत कर दूं कि हमारी दुनिया में कद्दावर, बगला, भगत जैसी शख्सियात बनती बिगड़ती रहती हैं। इंसानी ज़िंदगी का एक कुलिया है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए कि कुव्वत का तवाज़न कायम ना रहे और कोई किसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए और जिसे चाहे अपने शिकंजे में जकड़ता रहे तो फिर वो मगरूर, खुद सर और अपनी दुनिया का खुदा हो जाता है। नाउज़ुबिल्लाह। सिर्फ पैगंबरों की मिसालें ऐसी हैं कि वो हमेशा एतदाल में रहे। हमारी दास्तान के औराक उलट कर देखते जाएं तो मालूम होगा कि मैं भी अपनी जहानत, जिस्मानी कुव्वत और टेलीपैथी की सलाहियत हासिल करने के बाद गुमराह हो गया था। वैसे तो मैं खुद को हीरो बनाकर पेश करता हूँ, लेकिन ऐसी राहों पर चल पड़ा था जो फिरौनियत की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला जिसे राह रास्त पर लाना चाहता है उसके लिए मस्बत ज़राए पैदा कर देता है। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती थी कि बाबा साहब के दायरे से मेरा राब्ता हो गया। उस वक्त बाबा फरीद वास्ती हयात थे। उस वक्त मैं सोच में नहीं सकता था कि बाबा फरीद वास्ती किस इंतहा की रूहानियत को पहुंचे हुए हैं।
उन्होंने जो इदारा कायम किया है वो एक दिन दुनिया इस्लाम का इतना बड़ा दीनी मरकज़ होगा कि दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक उस इदारे के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे फिरौनियत के रास्ते से हटाकर इस इदारे में लाने वाली हस्ती सोनिया थी। उन बुजुर्ग की शख्सियत का रोब और दबदबा ऐसा था कि मुझ जैसा मगरूर और खुद सर उनके ज़ेर असर आ गया। तब से अब तक मैं और मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद उस इदारे के ज़ेर असर हैं। हम अपनी तमाम कुव्वतों और तमाम सलाहियतों को सिर्फ अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इदारे से बाहर जहाँ भी जाते हैं या किसी मिशन को पूरा करते हैं तो उस इदारे के बुजुर्गों की हदायत हमारे साथ होती हैं। जैसा कि आजकल हम जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के ज़ेर साया इस इदारे में रहकर उनकी हदायत के मुताबिक अमल करते रहते हैं। इतनी तवील वजाहत का मकसद यह है कि मैं ताकत के तवाज़न और गैर मुतवाज़न होने के नताइज पेश कर सकूं। इब्तदा में मेरी भी जहानत, सलाहियत और ताकत मुझे बेलगाम बना रही थी। अगर इस इदारे में मुझ पर लगाम ना डाली जाती तो आज मैं फरहाद नहीं फ़िरौन कहलाता। इसी तरह मैंने पोरस की इब्तदाई हिस्ट्री पेश की है। वो भी मेरी तरह बड़ी बड़ी बातें करता था। दोस्ती, भाईचारा और अमन अमान कायम रखने के लिए और इंसानों के दरमियान दुश्मनी ख़त्म करने के लिए ऐसे इक़दामात कर रहा था जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। ये तो सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली बातें थीं कि वो सभी की नादीदा बनाने वाली सलाहियतें ख़त्म कर चुका था। अब कोई बेहया नादीदा बनकर किसी के बेडरूम और बाथरूम में नहीं जा सकता था। कोई मुजरिम नादीदा बनकर कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म नहीं कर सकता था। वो आइंदा टेलीपैथी का इल्म ख़त्म करने वाला था। इस तरह कोई किसी के अंदर पहुंचकर वो राज नहीं मालूम कर सकता था जो शर्मो हया और इखलाकी तकाज़ों के बायस छुपाए जाती हैं। यूं तो टेलीपैथी के बहुत से फ़वायद हैं। ख्यालख्वानी के ज़रिए किसी बीमार और कमज़ोर के दिमाग में पहुंचकर उसमें अपने हालात से लड़ने का हौसला पैदा किया जा सकता है। किसी जहनी मरीज के दिमाग में रहकर उसे मजीद पागलपन से बचाया जा सकता है। टेलीपैथी के ज़रिए दीन और ईमान और इखलाक व तहजीब को आम किया जा सकता है। लेकिन अब तक के नताइज ये साबित कर रहे थे कि इस इल्म के ज़रिए दुश्मनी और नफ़रत हर मुल्क, हर शहर में आम हो रही थी। एक दूसरे को कुचल डालने का सिलसिला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा था। इन हालात में दुनिया वाले यही चाहेंगे कि यह फसादात फैलाने वाला इल्म ख़त्म हो जाए, और जो ये इल्म ख़त्म करने वाला था वो टेलीपैथी जानने वालों को दुश्मन और सारी दुनिया का दोस्त नज़र आ रहा था। पोरस को ना कोई जानता था और ना कोई उसके अंदर घुसकर उसकी असलियत मालूम कर सकता था। रफ्ता रफ्ता उसकी हरकतों से उसके असल मकासद सामने आ सकते थे। बल्कि अब कुछ समझ में आ रहा था कि वो भी एक इंसान है और अपनी ताकत और गैर मामूली दवाओं के सहारे सबको टेलीपैथी से महरूम करके खुद इस इल्म के ज़रिए तनहा सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। वह इब्तदा ही में सब पर अपना रोब और दबदबा कायम कर चुका था। कुदरती तौर पर भी पारस की तरह ज़हीन और मक्कार था। आसार बता रहे थे कि वो टेलीपैथी की दुनिया का एक ज़बरदस्त किरदार बनने वाला है। ये तो हमेशा से होता रहा है कि जो भी नया टेलीपैथी जाने वाला आता है वो बराह रास्त या बिलवास्ता हमसे ज़रूर टकराता है। पोरस ने भी यही कोशिश की। उसने हमारे मुकाबले में अपनी कुव्वतों और सलाहियतों का सही अंदाज़ा करने के लिए पारस के हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाया। वो गोशाए गुमनामी से निकला और मैदान अमल में आकर बड़ी खामोशी और राजदारी से पारस की मसरूफियात को समझने लगा। इस इंतज़ार में रहने लगा कि कोई मौका मिले तो पारस के करीब आने की कोशिश करे। ये मौका उस वक्त मिला जब बिल्ली डोना अपना चंद्रमुखी हीरा हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क आई और एयरपोर्ट पर उसे देखकर पारस समझ बैठी। इस तरह वो पहले पारस की महबूबा के करीब हो गया, फिर वो मुसीबत में फंस गई और अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने उसे गिरफ्तार किया तो पोरस उसे उनकी हिरासत से छुड़ा कर ले आया। उस वक्त उसने ये जाहिर किया कि उसे बिली डोना से कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है, जबकि पहली नज़र में ही उसकी नीयत ख़राब हो गई थी। उसके अंदर की बात लेकिन कोई नहीं जान सकता था। वो जो कहता था और जो कुछ करता था उससे यही जाहिर होता था कि वो नेक नियति से पारस के काम आ रहा है। उसने बिली डोना को इंटेलिजेंस से इसलिए बचाया कि वो पारस की महबूबा है। गोया उसने पहली बार पारस पर एहसान जताया। उसका ख्याल था कि पारस इस एहसान के बदले उसका शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन उसने शुक्रिया का एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। वो पारस की तमाम आदात और हरकत और सकनात को बहुत अच्छी तरह समझता था। इसके बावजूद अभी तजुर्बात उसे बहुत कुछ समझाने वाले थे। दूसरी बार पोरस की जान के लाले पड़ गए। एक मरहले पर शीतारा उसकी जान लेने वाली थी। पारस ने ऐन वक्त पर उसकी जान बचाई और सिर्फ ये कह गया कि ये उसके एहसान का बदला है। यूं पोरस की समझ में आ गया कि पारस गुफ्तार का गाजी नहीं है, जुबान से शुक्रिया अदा नहीं करता, अमली तौर पर एहसान का बदला चुका देता है। उसने बिली डोना को सिर्फ गिरफ्तारी से बचाया था। वो इतना बड़ा एहसान नहीं था जितना बड़ा एहसान पारस ने पोरस की जान बचाकर किया था। पोरस को एक तरह से पारस के अंदाज और तरीक़ेकार को समझने का मजीद मौका मिल रहा था। वो आइंदा भी किसी न किसी बहाने पारस के आसपास रहने का बहाना ढूंढ रहा था। बिली डोना पर दिल आया हुआ था, इसीलिए वो उसी का सहारा ले रहा था। चूंकि पारस ने एक बार उसकी जान बचाई थी, लिहाजा इस बार उसने मैन किलर और उसके आलाकारों से पारस की जान बचाई, और ऐसा करने से वो बिली डोना को उसके बंगले से निकालकर पार्क में ले गया। वहाँ उसने फिर एक बार पारस पर एहसान जताया कि उसने शीतारा से उसकी जान बचाई थी, लिहाजा उसने मैन किलर से उसकी जान बचाई थी। पारस उसके इरादों को समझ रहा था और इस इंतज़ार में था कि उसके अंदर की बात खुलकर सामने आ जाए।
ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वो बिल्ली डोना में दिलचस्पी ले रहा है, और ये बात भी उससे छुपी हुई नहीं थी कि वो नादीदा बनकर बिल्ली के करीब है। उस वक्त जबकि तमाम टेलीपैथी जानने वाले बिल्ली के दिमाग में मेला लगाए हुए थे, पारस बड़ी आसानी से उसे बेहोश करके किसी दूसरी जगह ले जा सकता था। लेकिन उसने बिल्ली से बहाना किया कि वह भी टेलीपैथी जानने वालों से निजात नहीं दिला सकेगा। इस तरह वो पोरस को मौका दे रहा था। पोरस उसकी चाल को समझ नहीं पाया। वो बिल्ली को बेहोश करके दूसरी जगह ले गया। वहां उसे कोमा में रखकर किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने लगा। फिर एक मौका पर उसे यकीन हुआ कि वो उस पर कामयाबी से तनवीं अमल कर सकता है, और जब उसने अमल करना शुरू किया तो हर 10-15 मिनट के वक्फे से आने वाला पारस बिल्ली के अंदर पहुंच गया। पोरस उसकी आमद से बेखबर रहा। वह बिल्ली के दिमाग में अपने अमल के जरिए जिस किस्म की बातें नक्श करता रहा, इससे पहली बार उसकी मुनाफकत जाहिर हो गई। पारस ने उसके तनवीमी अमल के दौरान में मदाखलत नहीं की। पोरस ने उसके दिमाग को इस तरह लॉक किया था कि कोई उसके अंदर ना आ सके। उसने एक नई आवाज़ और लबो लहजा बिल्ली के जहन में नक्श किया था, ताकि वही इस लबो लहजे के जरिए उसके दिमाग में राजदारी से आ सके और इसकी खबर पारस को भी ना हो सके। फिर वो वक्त आया जब पोरस एंटी टेलीपैथी दवा लाने इंडिया जाने वाला था। उसने इस सिलसिले में ख्याल ख्वानी के जरिए बिल्ली डोना से बातें की। उसे पूरा यकीन था कि पारस ना तो उसके दिमाग में आ सकता है, ना बिल्ली डोना के अंदर जा सकता है। उसने गुफ्तगू के दौरान में बिल्ली डोना को बताया कि किस फ्लाइट से इंडिया जा रहा है। पारस के लिए इतनी मालूमात काफ़ी थी। वो नादीदा बनकर उस फ्लाइट पर पहुंच गया। पोरस को बाबा साहब के दायरे के करीब आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए उसने नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बनाने के लिए दवा स्प्रे नहीं की थी। पोरस ये कहा गया था कि फ़िलहाल इदारे की तमाम गोलियां और कैप्सूल नाकारा कर दी गई हैं। आइंदा पोरस को आजमाया जाएगा कि वो ये काम नेक नियति से कर रहा है या बदनीयती से, और उसकी बदनीयती पर उसी वक्त शुबा हुआ था जब वो सख्त पहरे के बावजूद आहनी सलाखों के पीछे से निकल भागा। दूसरी बार शुबा यकीन में बदल गया जब वो नादीदा बनकर शीतारा के बंगले में पहुंचा। मैं, अली, पारस और इदारे के तमाम अफराद अपने उस वादे पर कायम थे कि हम नादीदा बनने वाली गोलियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोरस की बदनीयती जाहिर होते ही पारस ने बाबा साहब के दायरे से गोलियां और कैप्सूल मंगवा लिए। इस तरह बहुत अरसे बाद पारस नादीदा बनकर उस जहाज़ में आ गया जिसमें पोरस सफ़र कर रहा था। वो किसी बहरूप में था, आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। पारस त्यारे के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रहा था। एक एक मुसाफिर को जांच रहा था और पोरस को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुसाफिर कभी खामोश रहते थे, कभी ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से गुफ्तगू करते। वो करीब पहुंचकर गुफ्तगू करने वालों की आवाज़ और लबो लहजे पर गौर कर रहा था। उसे एक जवान पर शुबा हुआ। उस जवान के साथ एक औरत बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। पारस उस औरत के दिमाग में पहुंच गया। उसने पहले ही अंदाज़ा कर लिया था कि इस औरत के पास बैठा हुआ जवान उसकी बातों से बोर हो रहा है। उसने एक दो बार उसे बड़ी शाइस्तगी से समझाया, मोहतरमा प्लीज़ आप मुझे मुखातिब ना करें, मैं खामोशी पसंद करता हूँ। औरत ने कहा, ताज्जुब है, तुम्हारी उम्र के जवानों को तो खूब हंसना बोलना चाहिए। ना मैं हंसना चाहता हूँ ना बोलना चाहता हूँ, सिर्फ खामोशी चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, मालूम होता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अगर हो गई होती तो तुम औरतों की बातें सुनने के आदी हो जाते। आप किसी न किसी बहाने बोलती जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे किस तरह खामोश रहने की इल्तिजा करूं। अब मैं दुआ कर रहा हूं कि आपको चुप लग जाए, और मेरी दुआ बड़ी ज़बरदस्त होती है, ज़रूर कबूल होती है। औरत ने इसके जवाब में फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन कहते कहते रुक गई। उसे ताज्जुब हुआ कि वो क्यों रुक गई है। उसने दूसरी बार बोलना चाहा तो फिर ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। वो कोशिश के बावजूद ना बोल सकी। अब वो ना बोल पाने के बायस परेशान हो रही थी। पारस ने समझ लिया कि उसे टेलीपैथी के जरिए बोलने से रोका जा रहा है। अब इस जवान ने दावा किया था कि उसकी दवा कबूल हो जाती है, और दवा कबूल हो गई थी। वो बोल नहीं पा रही थी। उस जवान के सामने हाथ जोड़ रही थी। तब उस जवान ने कहा, आप अभी बोलने लगेंगी, लेकिन जुबान खुलने के बाद मेरे पास बैठकर नहीं बोलेंगी। उसने इस बात में सर हिलाकर वादा किया। फिर अचानक जैसे उसकी जुबान खुल गई। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे सामने नहीं बोलूँगी, इस लम्हे से खामोश रहूँगी। फिर वाकई वो चुप हो गई। एक फिक्र अदा करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि अब वो बोल सकती है। वैसे पारस का काम बन गया था। बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। इसके बाद फिर उसने पोरस का पीछा नहीं छोड़ा। मुंबई शहर के मुज़ाफ़ात में उसकी खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंच गया। वो कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये शुबा नहीं कर सकता था कि पारस कैसी कैसी चालें चलता हुआ उसके इतने करीब आ चुका होगा। डॉक्टरों से उसकी गुफ्तगू सुन रहा होगा और नई एंटी टेलीपैथी दवा के बारे में मालूमात हासिल कर रहा होगा। पोरस लेबॉर्ट्री से निकलने के बाद सुबह से शाम तक मुंबई शहर में मसरूफ़ रहा। पारस भी मसरूफ़ रहा। एंटी टेलीपैथी दवाएं जिस किस्म के कैन में रखी गई थी, उसने वैसे ही सैकड़ों खाली कैन उस शहर के एक बाजार से खरीदे। फिर नादीदा बनकर लेबॉर्ट्री में आया। जब वो दोनों डॉक्टर लेबॉर्ट्री के बाहर से लॉक करके चले गए तो उसने नमूदार होकर निहायत इत्मीनान से असल जैसी नकली दवाएं बनाई। जितने कैन खरीद कर लाया था उसमें वो दवाएं डालकर स्टोर में गया जहां असली दवाएं रखी हुई थी। उसने वहां से असली दवाएं हटाकर उनकी जगह नकली दवाएं रख दी। फिर वहां से तमाम असली दवाएं निकालकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने दवाओं के तमाम कार्टून घनी झाड़ियों में छुपा दिए। पोरस शाम को लेबॉर्ट्री आकर दवाओं के 2 मतलूबा कार्टून लेकर अमेरिका चला गया।
लेकिन पारस वहाँ मसरूफ़ रहा। उसने उसी जंगल के करीब एक छोटे से शहर में पहुंचकर एक ऐसे शख्स को ट्रैप किया जो आदमी बेजार था, अपने मकान में तन्हा रहता था। उसने उस शख्स पर तनवीं अमल करके उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी कि उसके मकान के एक हिस्से में 20 कार्टून रखे रहेंगे। उनकी मौजूदगी को वो नज़रअंदाज करता रहेगा और कभी इन्हें खोलकर नहीं देखेगा। पोरस नादीदा बनकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए सिर्फ 2 कार्टून उठाकर ले गया था। पारस बैक वक्त 20 कार्टून नहीं ले जा सकता था, इसलिए उन्हें छुपा कर रखने के लिए उसे वो खुफिया अड्डा बनाना पड़ा। इन मसरूफियात से फारिग होकर वो भी अपने साथ फिलहाल 2 कार्टून ले गया था। पोरस ने अमेरिका पहुंचकर जब उस दवा को आजमाया तो पता चला बहुत बड़ा धोखा खा चुका है। इंडिया से असली दवा लेकर चला था, अमेरिका पहुंचकर वह दवा नकली हो गई। वो 2 कार्टून साथ लाया था। रास्ते में कोई उसका हमसफर नहीं था। कोई उसकी असली दवाओं को किसी भी चालबाजी से बदल नहीं सकता था। पोरस ने ख्याल खुआनी के जरिए डॉक्टरों से रब्ता किया। लेबॉर्ट्री में जो दवाएं स्टोर रखी गई थी उन्हें चेक करने का हुक्म दिया। उन्हें डॉक्टरों ने चेक किया और बताया कि वो तमाम दवाएं बदल दी गई हैं। वो असल दवाएं नहीं हैं जिन्हें डॉक्टर ने शब रोज़ की मेहनत से तैयार किया था। फिर पता चला कि फाइलों में से दवाओं का फार्मूला भी चोरी हो गया। कोई शातिर चोर उस लेबॉर्ट्री में आया था। वो कौन हो सकता है? पोरस की अकल घूम फिर कर एक ही बात कहती रही कि ऐसा शातिर सिर्फ पारस हो सकता है, लेकिन वो तो मर चुका है। उसने ख्याल खुआनी के जरिए उसे फांसी के फंदे से लटकते देखा था। उसकी आवाज़ और लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर कई बार वो उसके पास गया और हर बार उसका दिमाग मुर्दा साबित हुआ। अगर जिंदा रहता तो वह दिमाग पोरस की सोच की लहरों को ज़रूर कबूल करता। उसकी मालूमात के मुताबिक मैं और मेरी फैमिली के तमाम अफराद और बाबा साहब के दायरे के तमाम टेलीपैथी जाने वाले पारस की लाश ढूंढ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसने किस मुल्क के किस शहर के किस मकान के अंदर खुदकुशी की है। कई ममालिक में टीवी और रेडियो के जरिए कहा जा रहा था कि किसी खुदकुशी करने यानी फांसी लगाकर मरने वाले जवान की लाश किसी मकान के अंदर पाई जाए तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन में इतला दी जाए। ऐसी किसी लाश को पुलिस के इल्म में लाए बगैर दफन न किया जाए। इस तरह ऐलान करने के नतीजे में पता चला कि हमारी दुनिया में नौजवान ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। कुछ इश्क में नाकाम होकर, कुछ बेरोज़गारी से मजबूर होकर और अपने मसाइल के हल ना पाकर अपनी जान दे देते हैं। कई ममालिक के कई घरों से खुदकुशी करने वालों की लाशें पुलिस वालों के सामने पेश की गईं। सैटेलाइट के जरिए टीवी स्क्रीन पर बार बार पारस की तस्वीर दिखाई जा रही थी। जो लाशें पुलिस वालों के सामने लाई जा रही थी उनकी शक्लें पारस से मुख्तलिफ थीं। इन लाशों के चेहरों को अच्छी तरह चेक किया गया। ख्याल था कि खुदकुशी के वक्त पारस असली चेहरे के साथ नहीं होगा, किसी बहरूप में होगा। 3 मुख्तलिफ ममालिक में 3 ऐसी लावारिस लाशें मिली जिनके चेहरों पर या तो चाकू के जख्मों के निशानात थे या तेजाब के जरिए उनकी सूरत बिगाड़ दी गई थी। उनमें से किसी के चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। जिस लाश का चेहरा तेजाब से बिगाड़ा गया था वो कद्दे आवर जिसामत में पारस के जैसा था। मैंने सदमे का इजहार करते हुए तस्लीम कर लिया कि वही पारस की लाश है। हमने उस लावारिस लाश को तमाम आखिरी रसूमात के साथ बाबा साहब के दायरे के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इसके बाद पोरस के लिए और तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए किसी शुबह की गुंजाइश नहीं रही। बिल्ली ने कहा, पोरस अब वह इस दुनिया में नहीं रहा है। जब वो जिंदा था तो मुझे एक रात या एक दिन से ज़्यादा तन्हा नहीं छोड़ता था। दूर जाकर भी मेरी खैरियत मालूम करता रहता था। लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल ही तन्हा छोड़ दिया है। मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? तुम जानती हो कि मैं कितना बड़ा नुकसान उठा चुका हूँ। मेरी तमाम दवाएं नाकारा साबित हुई हैं। किसी ने मुझसे ज़बरदस्त फ्रॉड किया है। मैं उस शातिर को ज़्यादा दिनों तक छुपने नहीं दूंगा। उसे ज़रूर बेनकाब करूंगा। ऐसा तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकते हो। हम दोनों मिलकर उस शातिर की शारक तक पहुँच सकते हैं। हम साथ रहेंगे तो वो हमारी शारक तक पहुँच जाएगा, जो मेरे देश भारत में पहुँचकर मेरी खुफिया लेबॉर्ट्री में घुसकर मेरी तमाम गैर मामूली दवाओं को 2 नंबर बना सकता है। क्या वो हमारे बेडरूम में घुसकर हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा? पता नहीं वो कमबख्त कौन है। पारस से निजात मिली है तो ये हमारे लिए अजाब बन गया। इस तरह तो हम कभी एक छत के नीचे नहीं मिल सकेंगे। हम ज़रूर मिलेंगे, ज़रा सब्र करो। कुछ मालूम तो होने दो कि आखिर वो कौन शातिर है। पोरस जब टेलीपैथी की दुनिया में मंजर आम पर आया तो उसका इब्तदाई तरीक़ाकार दुरुस्त था। अगर वो पारस से दूर रहकर बिल्ली के जरिए उसके बारे में मालूमात हासिल करता रहता और ख़ुद को दोस्त ज़ाहिर करने के लिए वो बिल्ली के जरिए उस पर एहसानात करता रहता और बिल्ली पर तनवीं में अमल करके उसे पारस से छीनने की नादानी ना करता तो कभी इतना बड़ा नुकसान न उठाता। पारस तो जैसे को तैसा के असूल पर अमल कर रहा था। जब तक पोरस एहसान करता रहा वो उसके हर एहसान का बदला चुकाता रहा। जब उसने उसकी महबूबा को छीन लिया तो उसने भी उसकी तमाम गैर मामूली दवाएं छीन ली और इस अंदाज से छीन ली कि पोरस कभी एक को खुदकुशी करने वाले मुर्दे को इल्ज़ाम दे ही नहीं सकता था। उस मुर्दे ने उसे बहुत बड़ा शौक पहुंचाया था। इसके बाद दूसरा शौक पहुंचाने वाला था। नताशा भी अल्पा और शीतारा की तरह ज़्यादा कुव्वतें हासिल करने के लिए फ्रांस के मेजर टी हंटर को ट्रैप करने के कामयाब मरहले में पहुंच चुकी थी। उसने ख्याल खुआनी के जरिए मेजर टी हंटर के खास मातियत और एक खास मुलाजिम के दिमागों पर कब्जा जमा रखा था। वो उनके जरिए रात को खाने के वक्त मेजर टी हंटर के खाने की एक डिश में ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मिला चुकी थी जिसके नतीजे में वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। खाने के बाद वो चंद अफसर दोस्तों के घर जाकर रमी खेलना चाहता था, लेकिन कमज़ोरी के बायस ना जा सका। बिस्तर पर आकर लेट गया।
नताशा उसे गहरी नींद सुलाकर उस पर तनवीमी अमल करने लगी। उसे अपना मामूल बनाकर पहले ये मालूम किया कि फ्रांस के जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो कितने शहरों में हैं, उनके नाम, पते और फ़ोन नंबर्स क्या हैं। उसने ये तमाम मालूमात नोट करने के बाद उसके दिमाग में एक नए लबो लहजे को नोट किया। उसे हुक्म दिया कि अब वो शीतारा का ताबेदार नहीं रहेगा। शीतारा या किसी की भी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर उन्हें भगा दिया करेगा। नताशा जब भी इस नए लबो लहजे के साथ आएगी तो वो उसे खुशामदीद कहेगा और उसके तमाम अहकामात की तामील करता रहेगा। उसने अपनी दानिस्त में उस पर मुकम्मल तनवीमी अमल किया। उसे शीतारा से निजात दिलाई और उसे हर पहलू से अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। मेजर टी हंटर बहुत अहम शख्स था। वो उसके अंदर रहकर पूरे फ्रांस पर इस तरह हुकूमत कर सकती थी जैसे कुछ अरसे पहले अल्पा के दिमाग में रहकर इसराइल पर हुकूमत करती रही थी। इसके बाद वो मेजर टी हंटर के एक दस्ते रास्ते टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में आई। उसने नताशा की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। नताशा ने हैरानी से पूछा, तुम टेलीपैथी जानते हो, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेते हो, फिर मुझे क्यों महसूस नहीं कर रहे हो? वो परेशान होकर बोला, मैं कई बार ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके मेजर साहब के पास जाने की कोशिश करता रहा, पता नहीं क्या बात है, मैं टेलीपैथी का कलम इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। नताशा ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से टेलीपैथी का कलम मिट चुका है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। उसने मेजर टी हंटर के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की कोशिश की लेकिन ना कर सका। नताशा परेशान होकर सोचने लगी, क्या पोरस ने एंटी टेलीपैथी दवा तैयार कर ली है? क्या मेजर टी हंटर का दस्ते रास्त इसी दवा के ज़ेर असर आकर टेलीपैथी से महरूम हो गया है? वो वापस मेजर टी हंटर के दिमाग में आई। वो उसे तनवीमी नींद सुलाकर गई थी लेकिन वो जाग रहा था। दिमागी तवानाई के लिए कैप्सूल खाने के बाद फल खा रहा था और दूध पी रहा था। ये हैरानी की बात थी कि उसके मामूल और ताबेदार ने उसके हुक्म के मुताबिक तनवीमी नींद पूरी नहीं की। वो अमल करके गई तो उसके बाद ही उठकर बैठ गया। उसने मुखातिब किया, हेलो मेजर, क्या तुम्हें याद है कि अभी मैंने तुम पर तनवीमी अमल किया था? हाँ याद है, तुम वो तमाम बकवास कर रही थी जो तनवीमी अमल करने वाले किया करते हैं। शायद तुम्हें अमल करना नहीं आता है। ज़रा सोचो मेजर, तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करके उन्हें भगा देते हो, फिर सांस रोककर मुझे क्यों नहीं भगा रहे हो? यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बार तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं किया है। क्या तुम ख्याल ख्वानी करके मेरे दिमाग में आ सकते हो? तुम बुला रही हो तो अभी आ रहा हूँ। उसने नताशा के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करने की कोशिश करने लगा। नताशा को अब यकीन हो गया कि पोरस फ्रांस के इन तमाम इलाकों में दवा स्प्रे कर रहा है जहाँ टेलीपैथी जानने वाले रहते हैं। उसने मेजर टी हंटर के दिमाग से जितने फ्रांसीसी टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते मालूम किए थे उन सब के दिमागों में बारी बारी जाकर मालूम करने लगी। ये तस्दीक होती गई कि उन सब के दिमागों से टेलीपैथी के लम्ब को मिटा दिया गया है। नताशा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। परेशान होकर सोचने लगी, मेरे मुकद्दर में नाकामियाँ क्यों हैं? आज मैं मेजर टी हंटर और उसके तमाम मातियत टेलीपैथी जानने वालों के दिमाग पर कब्जा जमाकर इतने बड़े मुल्क फ्रांस की हुक्मरान बन सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर पोरस ने इस मुल्क में टेलीपैथी के लम्ब को मिटा दिया। नताशा को अपनी फिक्र नहीं थी। वह एंटी टेलीपैथी दवा के असर से महफूज रहने के लिए अमेरिका छोड़ चुकी थी और एक छोटे से मुल्क के एक गुमनाम इलाके में रिहाइश इख्तियार कर चुकी थी। उसे यकीन था कि पोरस अपनी नई दवा के साथ इस इलाके तक नहीं आएगा। उसे पोरस का खौफ नहीं था, अपनी नाकामी का सदमा था। वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचते पहुंचते फिर नीचे अपने मुकाम पर आ गई थी। उसने गुस्से से पोरस के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, सांस ना रोकना, मैं नताशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्यों आई हो? वो जल कर बोली, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। आखिर तुमने एंटी टेलीपैथी दवा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और पहला हमला फ्रांस पर किया है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम इनकार करोगे या अनजान बन करोगे तो हकीकत बदल नहीं जाएगी। मेजर टी हंटर और उसके तमाम मातियत टेलीपैथी के लम्ब से महरूम हो चुके हैं। पोरस ये सुनकर चौंक गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि नताशा किस हद तक दुरुस्त कह रही है। उसने कहा, अभी मेरे दिमाग से जाओ, मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगा। मुझसे रब्ता करने की जहमत ना करना। मैं अब अमेरिका में नहीं हूँ, एक ऐसी जगह हूँ जहाँ तुम्हारी वो दवा मुझ तक नहीं पहुँच सकेगी। वो उसके दिमाग से चली गई। पोरस ने हैरानी और परेशानी से सोचा, मैं असली दवा इंडिया से लेकर आया था, वो अमेरिका पहुँचकर नकली हो गई। वह शातिर भी मेरी लेबॉर्ट्री से असली दवा लेकर आया है और अब उसे फ्रांस में इस्तेमाल कर चुका है। वो ख्याल ख्वानी के जरिए मेजर टी हंटर के दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात पड़े तो ये बात सच निकली कि वो अपने तमाम आतियतों समेत टेलीपैथी के लम्ब से महरूम हो चुका है। वो दोनों हाथों से सर थामकर सोचने लगा, मेरे खिलाफ जो भी शातिर है वो क़यामत की चाल चल गया है। मैं इस दुनिया से टेलीपैथी के लम्ब को मिटाने का एजाज़ हासिल करना चाहता था और मैं तन्हा टेलीपैथी की सलाहियतों से माला माल होकर सब पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन वो शातिर ये कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। हे भगवान, आखिर वो है कौन? अब उसे सबसे पहले अपनी फिक्र हुई। अक्ल ने समझाया उस शातिर ने उसे इंडिया जाते और अमेरिका वापस आते देखा है। हो सकता है वो उसकी रिहाइशगाह और उसके इलाके से वाकिफ़ हो। वो ऐसी जगह आकर दवा स्प्रे करेगा तो उसे भी टेलीपैथी से महरूम कर देगा।
वो उसी वक्त गोली निकलकर नादीदा हो गया। फिर उस रिहाइशगाह को छोड़कर किसी नामालूम मंजिल की तरफ जाने लगा। उसी वक्त उसने अपने दिमाग में प्राई सोच की लहरों को महसूस किया। उसने पूछा, कौन है? उसे आवाज़ सुनाई दी, मैं एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो। हमें नताशा के जरिए मालूम हुआ था कि तुम एंटी टेलीपैथी दवा का इस्तेमाल शुरू कर चुके हो। वो नागवारी से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। टेलीपैथी के इल्म को मिटाने वाली दवा मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। हम टेलीपैथी के जरिए मेजर टी हंटर के ख्यालात पढ़ चुके हैं। तुमने फ्रांस के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को नाकारा बना दिया है। उन बेचारों को इतने बड़े गैर मामूली इल्म से महरूम कर दिया है। पोरस सांस रोककर उसे भगाना चाहता था। उसी लम्हे शीतारा की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। ये दुरुस्त है, मुझे भी नताशा ने बताया था, और मैं भी मेजर टी हंटर के ख्यालात पढ़ चुकी हूँ। वो मेरा मामूल और ताबेदार था। मैं उसके दिमाग में रहकर फ्रांस की हुक्मरान बनी हुई थी। तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तुम आखिर कब तक रूपोश रहोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पोरस ने कहा, तुम सब मेरी बात का यकीन करो या ना करो, टेलीपैथी को मिटा देने वाली दवा मेरे पास नहीं है। मैंने फ्रांस में वो दवा स्प्रे नहीं की है। मेरे मुकाबले में एक शातिर पैदा हो गया है और वही काम कर रहा है जो मुझे करना चाहिए था। शीतारा ने कहा, तुम बड़ी राजदारी से दवा तैयार कर रहे थे। अब तुम कहानी सुनाओगे कि वो शातिर किस तरह तुम्हारा राज जान गया और तुम्हें उल्लू बनाकर तुमसे वह दवाएं छीन कर ले गया। मैं तुम सब पर लानत भेजता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। उसने सांस रोककर सबको अपने दिमाग से भगा दिया। शीतारा आश्रम के एक एयर कंडीशन कमरे में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो वहां बड़ी शान शौकत से जिंदगी गुजार रही थी। स्वामी तिलकराम भाटिया उस पर बड़ा मेहरबान था। उसके रहने सहने, भक्ति और ज्ञान हासिल करने के सिलसिले में उसकी रहनुमाई कर रहा था। उसने उसे मुखातिब किया, स्वामी जी, अभी पता चला है कि पोरस ने फ्रांस के टेलीपैथी जानने वालों को इस इल्म से महरूम कर दिया। मेरा मामूल और ताबेदार मेजर टी हंटर भी ख्याल खानी के काबिल नहीं रहा है। स्वामी तिलकराम भाटिया ने कहा, यह अच्छी बात है कि उसने वो दवा तैयार कर ली है और दवा कामयाब साबित हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है? वो हमारी टेलीपैथी के इल्म को नुकसान पहुंचाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो ख्वाह कितनी ही दवा स्प्रे कर ले, वो दवा आश्रम के इस हिस्से तक असर दिखाने नहीं आएगी। हम महफूज रहेंगे। आप कभी आश्रम में मौजूद नहीं रहेंगे तो वो नादीदा बनकर यहाँ आ सकता है। नहीं आएगा। पोरस हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्वामी जी, आप बहुत सी बातें ज्ञान से जान लेते हैं। क्या ये जान सकते हैं कि पारस वाकई मर चुका है? तुम्हें उसकी मौत का यकीन क्यों नहीं है? मैं उसकी एक गैर मामूली सलाहियत को जानती हूँ। वो चश्मे जदन में अपना लबो लहजा बदलकर साबका लबो लहजे के जरिए उस दिमाग को मुर्दा साबित करता है। जो भी साबका लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में जाना चाहता है, उसे यही मालूम होता है कि अब इस लबो लहजे वाले इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। वह कई बार ऐसी हरकतें करके मुझे बेवकूफ़ बना चुका है। स्वामी जी ने कहा, तुम फिर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे अंदर रहकर हकीकत मालूम करना चाहता हूँ। शीतारा ने पारस के लबो लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लेकर ख्याल खानी की परवास की, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। स्वामी ने कहा, इस तरह साबित हो रहा है कि वो मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में होगी। क्या दादी माँ अपनी आत्मा शक्ति से पारस की आत्मा से मुलाकात कर सकती हैं? स्वामी ने आंखें बंद करके अपनी दादी माँ का ध्यान किया। दूसरे लम्हे में शीतारा और स्वामी ने नीलमा की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, मौत के बाद आत्माएं पर लोग सुधार जाती हैं। जो आत्माएं बेचैन होती हैं और मौत के बाद भी इस दुनिया वालों से कुछ हासिल करना चाहती हैं, वो इसी दुनिया में भटकती रहती हैं। अगर पारस की आत्मा बेचैन होगी और इसी दुनिया में भटक रही होगी तो मैं उसे देख लूंगी। शीतारा ने पूछा, दादी माँ, आप कब तक पारस की आत्मा को देख सकेंगी? जब मैं ज्ञान ध्यान वाले कमरे में जाऊंगी और मेरे शरीर से आत्मा परवास करेगी तो मैं पारस की भटकने वाली आत्मा से ज़रूर मिल सकूंगी। अब इंतज़ार करो, मैं आराम कर रही हूँ। स्वामी जी ने मुझे यकीन दिलाया है कि पोरस हमारी टेलीपैथी के इल्म को ख़त्म नहीं कर सकेगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप उसे अपने ज़ेर असर नहीं ला सकती? नीलमा ने कहा, पोरस हमारे धर्म वाला है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम उसके लिए चैलेंज बन गई थी, इसलिए वो तुम्हारा दुश्मन बन गया था। आइंदा उसे दोस्ताना रवैया इख्तियार करो। जब तक तुम हमारी पनाह में हो, वह तुम्हें नज़रअंदाज करता रहेगा। शीतारा ने सर झुका लिया। नीलमा की तरफ से खामोशी रही। स्वामी ने कहा, दादी माँ जा चुकी हैं। अब तुम्हें पोरस की तरफ से मुतमईन हो जाना चाहिए। अब मैं मुतमईन हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। पहले वो टेलीपैथी के इल्म को मिटाने के लिए बड़े दावे कर रहा था। अब उसने मिटाना शुरू किया, लेकिन साथ ही ये कह रहा है कि उसके पास एंटी टेलीपैथी दवा नहीं है। कोई दूसरा शख्स इस इल्म को मिटाने वाली हरकतें कर रहा है। स्वामी ने कहा, पोरस जो कर रहा है उससे इनकार कर रहा है। ये उसकी हिकमत अमली होगी। तुम देखती जाओ कि क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। पोरस फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए अमेरिका से दूर एक जजीरे में आ गया था। वहाँ उसने नमूदार होकर एक होटल में अपने लिए कमरा हासिल किया। फिर कमरे में आराम से बैठकर बिली डोना को मुखातिब किया। बिली, मैंने अमेरिका छोड़ दिया है। एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ वह दुश्मन और उसकी दवा नहीं पहुँच सकेगी। तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ तन्हा छोड़ गए हो। मुझसे शिकायत करने में वक्त ज़ाया ना करो। इसी वक्त वो शहर छोड़ दो, किसी दूसरे मुल्क में जाओ। अगर किसी फ़्लाइट में जगह ना मिले तो फ्लाइंग क्लब के किसी तैयारी या हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका की किसी रियासत में जाओ और वहाँ किसी छोटे से गैर मारूफ शहर में रिहाइश इख्तियार करो। वो गुफ्तगू के दौरान में सफ़र की तैयारियां कर रही थी और अपना ज़रूरी सामान एक अटैची में रख रही थी।
फिर वो अपनी कार में बैठकर फ्लाइंग क्लब की तरफ जाते हुए बोली, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो शातिर छुप छुप कर मुझे देख रहा है या मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह होशो हवास में रहकर सफ़र के दौरान में आसपास के लोगों को ताड़ने की कोशिश करती रहो। मैंने तुम पर ऐसा तनवीमी अमल किया है कि कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगा। कोई तुम्हें बिल्ली डोना की हैसियत से नहीं पहचान सकेगा। अब मैं अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता करो। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसके अंदर ऐसी बेचैनी भर गई थी कि वह सुकून से ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश एक ही थी कि उस शातिर का दिमाग मिल जाए। वो पारस जो उसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर चुका था उस पर शुबा नहीं कर सकता था, लेकिन अकल उसे समझा रही थी। ऐसी चालाकी और सोची समझी मक्कारी से वो दवा मैं उससे छीन सकता हूँ या फिर सोनिया और अली वगैरह ही ऐसा कर सकते हैं। पोरस हर पहलू से गौर कर रहा था और हर पहलू से यही बात समझ में आ रही थी कि मैं या मेरी फैमिली का कोई फर्द ही इतनी ज़बरदस्त मक्कारी के जरिए उसे हीरो से ज़ीरो बना सकता है। पहले उसने सोचा कि मुझसे रब्ता करे और मुझे मरहूम बेटे की कस्में देकर सच बोलने पर मजबूर करे। फिर उसने सोचा अगर हम मक्कार हैं तो बड़ी मक्कारी से उसे टाल देंगे और वह हकीकत मालूम नहीं कर सकेगा। लिहाजा ज़रा सब्र से यह मुशाहिदा करना होगा कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं। अगर उन्होंने सभी के टेलीपैथिक इलम को मिटाया और अपने इलम को बरकरार रखा तो साबित हो जाएगा कि वो सबको टेलीपैथी से महरूम करके खुद इस इलम के जरिए सब पर हुकूमत करना चाहते हैं। जब कभी अहम और पेचीदा मसाइल दरपेश होते हैं तो बड़े बड़े ममालिक के अकाबरीन खुफिया इजलास मुनक्किद करते हैं और उन पेचीदा मसाइल का हल तलाश करते हैं। ऐसे ही एक इजलास में अमेरिका के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान एक बंद कमरे में पोरस के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। वो कई माह पहले ये चैलेंज कर चुका था कि इस दुनिया से टेलीपैथिक इलम को मिटा देगा। जो टेलीपैथी जानते हैं वो इस इलम से महरूम हो जाएंगे। इससे पहले पोरस ने नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को किसी दवा के जरिए नाकारा बना दिया था। इसलिए सबको यकीन था कि पोरस अपने दूसरे चैलेंज को भी पूरा कर दिखाएगा। फौज के एक आला अफसर ने कहा, वो अपनी जुबान का धनी है। जो कहा था वो कर दिखाया है। उसने पहले हमले में मेजर टी हंटर और उसके मातियतों को टेलीपैथी से महरूम कर दिया। दूसरे अफसर ने कहा, वैसे तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि फ्रांस जैसा बड़ा मुल्क टेलीपैथी के हथियार से खाली हो चुका है और हमसे वो आइंदा कमतर रहेगा। लेकिन पोरस इस दवा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने यहाँ भी आ सकते हैं। एक हाकिम ने कहा, उसने नादीदा गोलियों को नाकारा बनाने के दौरान में किसी भी बड़े मुल्क से समझौता नहीं किया था। इस बार भी वो किसी को नहीं बख्शेगा। हमारे टेलीपैथी जानने वालों से ये इलम छीन लेगा। फिलहाल हमें उसे कोई खतरा नहीं है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले नामालूम मुकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। पोरस उन्हें तलाश करता रह जाएगा। सिर्फ 2 टेलीपैथी जानने वाले हमारे पास हैं ताकि हम उनके जरिए अपने रूपोश रहने वालों से रब्ता कर सकें। हम हिफाजती तदाबीर कर चुके हैं। बेशक हमें अभी पोरस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारे आज के इजलास का मौजू यह है कि पोरस बहुत कम अरसे में खुद को बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित कर चुका है। लिहाजा हम किस तरह उसे हर कीमत पर अपना दोस्त बना सकते हैं और उसे इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वह हमारे लिए काम करे। हमने ये तय कर लिया है कि हमें उसे किस तरह गुफ्तगू करते हुए उसे अपनी तरफ माइल करना चाहिए। लिहाजा जेरी वैक्स को पैगाम्बर बनाकर पोरस के पास भेजा जाए। जेरी वैक्स और जॉन रैक्सन नामी 2 टेलीपैथी जानने वाले अमेरिका में रह गए थे। जेरी वैक्स ने अपने अकाबरीन के हुक्म से ख्याल खोने की परवाज़ की। फिर पोरस के पास पहुंचकर बोला, प्लीज़ आप सांस न रोकें, पहले मेरी बात सुन लें। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला हूँ। आपको अपने अकाबरीन का पैगाम सुनाना चाहता हूँ। अब से पहले भी तुम आए थे और एंटी टेलीपैथी दवा के सिलसिले में बकवास कर रहे थे। नो सर, वो मैं नहीं था, वो जॉन रैक्सन था। मेरा नाम जेरी वैक्स है। मैं अर्ज़ करने आया हूँ, अमेरिका में हमारे अकाबरीन एक इजलास में आपकी शिरकत के मुतमन्नी है और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे अकाबरीन के इजलास से मेरा क्या ताल्लुक़ है? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? यूँ तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ना जाना चाहें तो हम आपको मजबूर नहीं कर सकेंगे, लेकिन यह हमारी इल्तिजा है, आप थोड़ी देर के लिए चले जाएं। ये इजलास अमेरिका में कहाँ हो रहा है? आप मेरे दिमाग में तशरीफ़ ले आएं, मैं अभी आपको वहाँ ले चलूँगा। वो सब आपके मुंतज़िर हैं। पोरस उसके दिमाग में आया। वो अपने अकाबरीन के इजलास में दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, हज़रात, पोरस साहब इस वक्त मेरे दिमाग में मौजूद हैं और मेरी ज़ुबान से गुफ्तगू करेंगे। पोरस ने जेरी वैक्स की ज़ुबान से पूछा, आप हज़रात ने मुझे क्यों याद किया है? फ़ौज के काला अफसर ने जेरी वैक्स को देखा, फिर कहा, यहाँ आपके लिए एक कुर्सी खाली है, तशरीफ़ रखें। मैं अपने घर के एक आरामदेह सोफ़े पर बैठा हूँ। वैसे जेरी, तुम बैठ जाओ। जेरी वैक्स एक खाली कुर्सी पर अपने अकाबरीन के बराबर बैठ गया। एक अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस, आप बहुत बाकमाल हैं। आपकी जितनी तारीफ़ें की जाएं कम है। आपने फ्रांस वालों से टेलीपैथी का हथियार छीन लिया है। मैं आपके एक टेलीपैथी जानने वाले जॉन रैक्सन से पहले कह चुका हूँ कि मेजर टी हंटर और उसके मातहतों के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। एक आला अफसर ने कहा, जॉन रैक्सन ने हमें बताया कि आपने जो कारनामा अंजाम दिया उससे इनकार कर रहे हैं। क्या यूँ इनकार करने में कोई मसलहत है? वो बोला, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर आप हजरात यकीन करेंगे।
तो मैं यहाँ रहूँगा, वरना अभी चला जाऊँगा। हम आपकी बातों का यकीन करेंगे, प्लीज़ आप यहाँ से ना जाएं। हम आपसे अहम मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये दुरुस्त है कि मैंने टेलीपैथी के इल्म को मिटा देने का दावा किया था और इस मकसद के लिए दवा भी तैयार कर ली, लेकिन अचानक मेरा कोई ऐसा मुखालिफ पैदा हो गया है जिसने मेरी बेखबरी से फ़ायदा उठाया है। वह मेरी तैयार करदा तमाम दवाएं चुरा कर ले गया है। उसने मेजर टी हंटर और उसके तमाम मातियतों को टेलीपैथी के इल्म से महरूम किया है। मैं हैरान हूँ कि वो कौन है जो मुझे करना चाहिए वो काम वो कर रहा है और इल्ज़ाम मुझ पर आ रहा है। हम आपकी इन बातों पर यकीन करते हैं। इस तरह एक नया मसला पैदा हो गया है कि वो दवा किस शख्स के हाथ लग गई है। पता नहीं वो किसका दोस्त है और किसका दुश्मन, किसकी टेलीपैथी बरकरार रखेगा और किसकी टेलीपैथी मिटा देगा। दूसरे अफसर ने कहा, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, जब से आप टेलीपैथी के अमली मैदान में आए हैं तब से आपकी ज़्यादा मुखालफत किसने की है? सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा मुखालफत की है। मैंने सबकी नादीदा बनने वाली सलाहियतें छीन ली थी और आइंदा टेलीपैथी का इल्म छीनने वाला था। इसलिए सभी मेरे दुश्मन बन गए थे और सभी अपने तौर पर मेरी जान लेने की कोशिश करते रहे थे। जैसा कि हमें मालूम हुआ है, आपकी सबसे पहले दोस्ती शीतारा से हुई थी, फिर आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दुश्मनी की वजह क्या थी? शीतारा ने मुझसे फ्रॉड किया था, मेरे एतमाद को धोखा दिया। उसने कुछ नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को ऐसी जगह छुपाया था जहां मैं दवा स्प्रे न कर सका। इसका मतलब है कि उसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां हैं? हाँ, चंद गोलियां। फिर तो वही नादीदा बनकर आपकी दवाएं चुरा सकती है। पोरस ने कहा, मुझे उस पर शुबह है, लेकिन यकीन नहीं है कि शीतारा ने दवाएं चुराई हैं। मेरी खुफिया लेबॉर्ट्री तक पहुंचने, फिर वहां से असली दवाओं के सैकड़ों कैन चुरा लाने के लिए जहानत और मक्कारी ज़रूरी है। शीतारियाँ मक्कारियाँ तो खूब दिखाती है, लेकिन वो मक्कारियाँ जहानत से खाली होती हैं और जिसके नतीजे में उससे नाकामियों को मुंह देखना पड़ता है। हम मानते हैं कि आपके सभी दुश्मन हैं, लेकिन इस चोरी के सिलसिले में किसी पर शुबा तो होगा। आप हजरात खुद भी सोचें, वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है जो हमेशा नाकाबिल शिकस्त रहे और जो सबकी तवक्को के खिलाफ नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता है। कई हाकिमों और फौजी अफसरान ने बैक जुबान कहा, फरहाद अली तैमूर। पोरस ने कहा, जी हाँ, वो ऐसी पहाड़ जैसी शख्सियत का मालिक है कि मैं उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकता और इल्ज़ाम देकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर एक आला अफसर ने कहा, बात कुछ समझ में आती है। वो टेलीपैथी को मिटाने वाली दवा फ्रांस के चंद इलाकों में स्प्रे की गई। वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर बाबा साहब का इदारा है, लेकिन वहाँ की टेलीपैथी जानने वालों की सलाहियतें महफूज हैं। दूसरे लफ्ज़ों में फरहाद ने अपने लोगों को महफूज रखा है। दूसरे अफसर ने कहा, आइंदा भी यही हकीकत सामने आएगी कि मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले महफूज रहेंगे और दूसरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम रहेंगे। दरअसल मैं इस खुश फहमी में धोखा खा गया कि कोई मुझे धोखा नहीं दे सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं धोखा देने वालों को बताऊंगा कि उनसे किसी तरह कम नहीं हूँ। मिस्टर पोरस, आज तक ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं हुई कि एक तन्हा शख्स पूरी दुनिया से लड़ने में कामयाब रहा हो। कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा बड़ी जमातें और बड़ी तंजीमें बनाई जाती हैं। हमारा दोस्ताना मशवरा है कि आप तन्हा ना रहें, हमें अपना मुखलिस दोस्त समझें। एक बार हम पर भरोसा करें, फिर सारी उम्र भरोसा करते रहेंगे। पोरस ने कहा, तजुर्बात मुझे सिखा रहे हैं कि मैं तन्हा रहकर दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर नज़र नहीं रख सकूंगा। फिर मेरा कोई अपना नहीं है, सभी दुश्मन है। अगर एक दुश्मन मुझे दवा के सिलसिले में नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोई दूसरा दुश्मन मेरी तवक्को के खिलाफ अचानक मुझ पर जानलेवा हमला कर सकता है। आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये जानते हैं कि आप आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में फिर वैसी ही दवा तैयार करा लेंगे, लेकिन दवा की और आपकी जान की सलामती के लिए एक मुनज़्ज़म जमात की ज़रूरत है। आपकी तंजीम इतनी मजबूत हो कि कोई दुश्मन ख्वाब ख्याल में भी आपके करीब ना पहुंच सके। हाँ, अब मैं यही करने वाला हूँ। तनवीमी अमल के ज़रिए बेहतरीन जानिसारों की एक टीम बनाने वाला हूँ। हम आपसे दोस्ती कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र देना चाहते हैं। वो ऑफ़र क्या है? हमारे मुल्क में टेलीपैथी का जो शोबा है, आप उसके सरबरा बन जाएं। फिल वक्त इस शोबे में 30 टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो सब आपके मातियत रहेंगे। आप तनवीमी अमल के ज़रिए उन्हें अपना जानिसार भी बना सकते हैं। हम आपके किसी मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। इस सिलसिले में हमारी एक शर्त है। आप मुझे बहुत बड़ी ऑफ़र दे रहे हैं, मुझे टेलीपैथी के शोबे का सरबरा बना रहे हैं। ज़ाहिर है आप भी अपना फ़ायदा चाहेंगे। आप अपनी शर्त बयान करें। सिर्फ एक शर्त यह है कि आप अमरीकी मुफादात के लिए भी काम करें। ठीक है, मैं अपने मुफादात के अलावा आपके लिए भी काम करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप कभी मेरे भारत देश के खिलाफ ना कोई बात करेंगे, ना कोई साजिश। हमें मंजूर है, भारत से हमारी कभी ना टूटने वाली दोस्ती रहेगी। आज का ये इजलास हमेशा यादगार रहेगा। अब हमारी कोशिश यही होगी कि आइंदा टेलीपैथी को मिटाने वाली दवा जो आप तैयार करेंगे उसे कोई चुरा ना सके। पोरस ने कहा, अगर फरहाद ने वो दवा चुराई है तो आइंदा वो अपनी तमाम तर जहानत और मक्कारियों के बावजूद ऐसा नहीं कर सकेगा। क्या वो दवा काफ़ी मिकदार में चुराई गई है? हाँ, वो तकरीबन 20 कार्टून ले गया है। वैसे आपको ये सुनकर खुशी होगी
कि वो दवा तजुर्बे के तौर पर बनाई गई थी। जब उसे आजमाया गया तो पता चला कि इसका असर सिर्फ 12 घंटों तक रहता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस पर यह दवा स्प्रे की जाती है वो सिर्फ 12 घंटों के लिए टेलीपैथी के लम्स से महरूम रहता है? हाँ, मेजर टी हंटर और उसके तमाम मातियत 12 घंटे के बाद फिर से ख्यालख्वानी करने लगेंगे। लेकिन अब जो दवा मैं तैयार कराऊंगा उसका असर दायमी होगा। किसी पर एक बार वो दवा स्प्रे की जाएगी तो वो ज़िंदगी भर ख्यालख्वानी नहीं कर सकेगा। आपकी इस बात से इत्मीनान हो रहा है? जो भी वह दवा चुरा कर ले गया वो आइंदा हमसे कमतर रहेगा। वो हमारे खिलाफ सिर्फ 12 घंटे तक कामयाब रहेगा, जब हम उसे और उसके लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए टेलीपैथी से महरूम कर देंगे। एक आला अफसर ने कहा, एक ख्याल मुझे परेशान कर रहा है। अगर फरहाद या किसी और दुश्मन ने आपकी खुफिया लेबॉर्ट्री में पहुंचकर चोरी की है तो वो दूसरी बार भी उस लेबॉर्ट्री में जा सकते हैं और वहां के दोनों डॉक्टरों के दिमागों में पहुंचकर आपके आइंदा मंसूबे मालूम कर सकता है। पोरस ने कहा, ना वो लेबॉर्ट्री रहेगी और ना वो डॉक्टर रहेंगे। मैं दुश्मनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दूंगा। क्या आपके नए डॉक्टर ऐसी ही कामयाब दवा तैयार कर सकेंगे? एक हफ्ते पहले जब डॉक्टरों ने मुझे कामयाबी की खुशखबरी सुनाई थी तभी मैंने उनके दिमागों में बैठकर उस दवा के फार्मूले को नोट कर लिया था। वो फार्मूला चोरी होने के बावजूद मेरे पास तहरीरी तौर पर मौजूद है। अब जिस नए तजुर्बेकार डॉक्टर की खिदमत हासिल करूंगा उससे तैयार फार्मूले पर काम करने में ना दुश्वारी होगी ना ज़्यादा वक्त लगेगा। उस नए डॉक्टर को सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी होगी कि वह दवा के असर को पायदार बना दे। वो सब खुश होकर तालियां बजाने लगे। जैरी वैक्स ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं इन लम्हात में आपका मातियत नहीं बल्कि पोरस हूँ। आइए हम नई दोस्ती की खुशी में मुसाफिया करें। वह सब खुश होकर जैरी वैक्स से यानी पोरस से मुसाफिया करने लगे। फिर वो उनसे रुखसत होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अमरीकी अकाबरीन से जो गुफ्तगू हो चुकी थी उस पर गौर करने लगा। वैसा नादान नहीं था कि अमरीकी अकाबरीन या किसी पर भी भरोसा कर लेता। वो अपनी ज़िंदगी से एतमाद का लफ्ज़ मिटा चुका था। उन अकाबरीन ने वाकई उसे बहुत बड़ी ऑफ़र दी थी। उसे अमरीकी टेलीपैथी के शोबे का सरबराह बना दिया था। एक दो नहीं बल्कि 30 टेलीपैथी जानने वालों को उसके मातहत रखा गया था। पोरस ने इतनी बड़ी ऑफ़र क्यों कबूल की? इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भारत देश से अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा मुस्तहकम रहने वाले थे। वो 30 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को रफ्ता रफ्ता तनवीमी अमल के ज़रिए अपना मामूल और ताबेदार बना सकता था। उसे अपनी जान का खतरा नहीं था क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कभी किसी के सामने ना था। पिछले दिनों वो 2-4 बार पारस बनकर किसी न किसी के सामने आया था। अब वो पारस बनकर किसी को धोखा नहीं दे सकता था। वैसे उसने तय कर लिया था कि अपनी खुफिया पनागाहों से बाहर पोरस की हैसियत से कभी किसी का सामना नहीं करेगा। इजलास खत्म होने के बाद तमाम अमरीकी अकाबरीन उस कमरे से जा चुके थे। उनमें से 5 आला फौजी अफसरान योगा के माहिर थे। कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके फौलादी दिमागों में दाखिल नहीं हो सकता था। वो खाने पीने के मामलात में बहुत मोहतात थे। कोई उनके खाने पीने की चीज़ों में एसाबी कमज़ोरी की दवा नहीं मिला सकता था। उन्होंने अपने अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। उनकी हिफाजत करने वाले गार्ड्स भी योगा के माहिर थे। वो 5 आर्मी हेडक्वार्टर के एक बंगले में आ गए और एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन 5 के दिमागों में आवाज़ें सुनाई दी। हम अमेरिकन ब्लैक आर्मी के अफराद बोल रहे हैं। हमारे लिए ये बात खुश आइंद है कि पोरस ने दोस्ती कबूल कर लिया। इस कबूलियत के पीछे वो खुदगर्ज और मक्कार हो सकता है, लेकिन एशिया में भारत देश को सुपर पावर बनाने के लिए वो हमारे मुफादात के लिए काम करता रहेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि हम उसे अमरीकी टेलीपैथी के शोबे का सरबराह बना देंगे और 30 टेलीपैथी जानने वाले उसके हवाले कर देंगे। उसे कभी ये मालूम नहीं होगा कि हमारे पास मजीद 40 टेलीपैथी जानने वाले हैं और आइंदा भी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। पोरस हमारे मुफादात के लिए काम करेगा तो हमारे मुल्क के किसी हिस्से में एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे नहीं करेगा। हमारे 40 टेलीपैथी जानने वाले और मजीद पैदा होने वाले उस दवा से महफूज रहेंगे। अभी वो शातिर बेनकाब नहीं हुआ है जिसने पोरस की तैयारशुदा दवा चुराई है। वो फरहाद अली तैमूर पर शुबा कर रहा है। हमें इस शुबे को यकीन में बदलना चाहिए ताकि वह फरहाद और उसकी फैमिली से टकराता रहे। उसमें इतनी सलाहियतें हैं कि वो फरहाद की फैमिली को लोहे के चने चबवा सकता है। इस सिलसिले में हम उसकी पुश्त पनाही करते रहेंगे और हर पहलू से उसे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाए रखेंगे। फौज के वो 5 योगा के माहिरीन अफसरान सर झुकाए बैठे हुए थे और अमेरिकन ब्लैक आर्मी की बातें सुन रहे थे। फिर उनसे पूछा गया, इस सिलसिले में कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो? 5 ने सर उठाकर एक दूसरे को देखा, फिर इनकार में सर हिलाया। एक अफसर ने कहा, आपने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि किसी तरह फिर उसको अपनी तरफ माइल करें। हम ये जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, कोई और जिम्मेदारी दी जाए। अमेरिकन ब्लैक आर्मी का मुखफ़फ़ ABA था। इस ABA ने कहा, हमारे रूपोश टेलीपैथी जानने वाले बिली डोना का सुराग लगा रहे हैं। वो कहीं मिलेगी तो उसे पोरस के असर से निकाला जाएगा और ये गलतफहमी पैदा की जाएगी कि बिली की बेवफाई के बाइस पारस ने जान दी थी। लिहाजा फरहाद ने बेटे का इंतकाम लेने के लिए बिल्ली को पोरस से छीन लिया। अभी तो बिल्ली को तलाश किया जा रहा है। वह हमारे हत्थे चढ़ेगी तो तुम लोग
पोरस के दिल में फरहाद के खिलाफ गलत फहमी पैदा करोगे। अब हम जा रहे हैं, किसी ज़रूरत के वक्त मुखातिब करेंगे। खामोशी छा गई। हालांकि खामोशी पहले से थी। ब्लैक आर्मी वाले उनके दिमागों में बोल रहे थे। फिर वो चले गए। उन पांचों ने सर उठाकर एक दूसरे को देखा, फिर बात करने लगे। एक ने कहा, आखिरी इतला के मुताबिक बिल्ली डोना न्यूयॉर्क में थी, अब वहां नहीं होगी। दूसरे ने कहा, जितनी हसीन है उतनी ही चालाक है। पारस के बाद पोरस को अपना दीवाना बना लिया है। पोरस ने उसे कहीं छुपा दिया है। तीसरे ने कहा, क्या मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है कि पोरस हुस्न परस्त है और उसकी हुस्न परस्ती ने उसे यह सोचने नहीं दिया कि पारस की महबूबा पर डोरे नहीं डालने चाहिए। तुम्हारा ये अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है। हम उसकी हुस्न परस्ती को आजमा सकते हैं। लेडीज़ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी हसीन और जमील लड़कियां सुराग रसानी की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं जो अपने हुस्न और शबाब से पहली नज़र में ही दीवाना बना देती हैं। पोरस अगर हुस्न परस्त होगा तो उन हसीनाओं के नाज़ो अंदाज देखकर उन्हें हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेडीज़ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर से हसीन तरीन दोशीज़ा का इंतखाब किया जा सकता है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि पोरस किस मुल्क और किस शहर में है। फिर उस हसीना को वहाँ पहुँचाया जाएगा। एक तरीका है, एक हसीन तरीन लड़की को एक स्टेज डांसर या अदाकारा की हैसियत से मुतारिफ कराया जाए। अखबारात और रसाइल में उसकी हिजान अंगेज़ तस्वीर शाया कराई जाएँ। सैटेलाइट के ज़रिए टीवी की स्क्रीन पर उसके नाजो अंदाज दिखाए जाएँ। पोरस जिस मुल्क में भी होगा, रसाइल और टीवी स्क्रीन पर उसे ज़रूर देखेगा। फिर जिस तरह प्यासा कुएं की तरफ जाता है, उसी तरह वो हसीना के पास बहरूप में आएगा, या फिर उसे तनवीमी अमल के ज़रिए सहरज़दा करके अपने पास बुलाएगा। ये बेहतरीन आइडिया है। वो हसीना के पास आए या हसीना को अपने पास बुलाए, दोनों सूरतों में वो हमसे छुप नहीं सकेगा, हमारी नज़रों में आ जाएगा। हमें आज ही से इस तदबीर पर अमल करना चाहिए। एक हसीन तरीन दोशीज़ा का इंतखाब करके तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग से ये बात मिटाई जाए कि वो लेडीज़ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में रह चुकी है। हम उस दोशीज़ा को हर पहलू से कातिल अदाओं वाली हसीना बनाएंगे, लेकिन इस मंसूबे को पहले अमेरिकन ब्लैक आर्मी के सामने पेश करना होगा। वो इजाज़त देंगे तब इस पर अमल किया जाएगा। उनके दरमियान रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। एक ने रिसीवर उठाकर स्पीकर को ऑन किया ताकि दूसरे साथी दूसरी तरफ की बातें सुन सकें। उसने कहा, मैं जनरल वॉटसन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर एक बुरी खबर है। हमारी एक टेलीपैथी जाने वाले जॉन रैक्सन ने फ़ोन पर इतला दिया है कि उसकी ख्याल खाने की सलाहियत अचानक ख़त्म हो गई है। अचानक ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि उसके आसपास एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की गई है। जी हाँ, यही बात है। वह दुश्मन इस शहर में आ पहुंचा है। हमारा दूसरा टेलीपैथी जाने वाला जेरी वेक्स कहाँ है? वो कर्नल साहब के साथ बाल्टीमोर गया है। फिर तो वह दवा के असर से महफूज होगा। उससे रब्ता करो, उसे जॉन रैक्सन के बारे में बताओ। वाशिंगटन वापस आने से मना करो। उससे कहो हमसे टेलीपैथी के जरिए रब्ता करे। उसने रिसीवर रखकर कहा, अगर पोरस के शुबे के मुताबिक फरहाद ने वो दवा चुराई है तो फिर फरहाद की फैमिली का कोई फ़र्द वाशिंगटन पहुंचा हुआ है। हमें मोहतात रहना चाहिए। तशवीश बढ़ गई। उन सब के जहनों में एक ही सवाल पैदा हुआ, क्या मैं खुद उस दवा के साथ वाशिंगटन पहुंचा हुआ हूँ? नीलमा ने अपने पोते से कहा था कि वो आराम करने जा रही है, लिहाजा वो शीतारा के साथ ख्याल खानी के जरिए ईरान जाए और स्टोन हार्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे। मैंने स्टोन हार्ट की एक टांग पर और एक बाजू पर गोली मारी थी और उसे रेस्ट हाउस में ज़ख्मी छोड़कर चला गया था, क्योंकि ईरानी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँचने वाली थी। लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले नीलमा ने उसे रेस्ट हाउस से अस्पताल पहुँचा दिया। उसकी सूरत बदल दी। इस तरह सुराग रसां और पुलिस वाले तो उसे ना पहचान सके, लेकिन सोनिया की टेलीपैथी जानने वालों ने उसे पहचान लिया। फिर उससे अनजान बने रहे। उसे उसी वक्त इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते थे कि नीलमा ने फहमी को यरगमाल बना रखा था। उसने धमकी दी थी कि स्टोन हार्ट को गिरफ्तार किया जाएगा या उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वह फहमी को नुकसान पहुंचाएगी। ये बात हम में से कोई नहीं जानता था कि फहमी की जहानत को देखकर नीलमा एहसासे कमतरी में मुब्तला हो गई थी। उसने अपने पोते समामी तिलक राम भाटिया से कहा, जहानत के मुकाबले में जादू निहायत कमतर होता है। मैं फहमी की जहानत से ये मालूम कर चुकी हूँ कि वह रूहानी टेलीपैथी का सहारा नहीं लेगी। मेरे बनाए हुए तिलिस्मी कमरे से निकलने के लिए अपनी अकल से काम लेगी, लिहाजा उसे नज़रअंदाज कर दो। नीलमा की हदायत के मुताबिक शीतारा और समामी ख्याल खानी के जरिए स्टोन हार्ट के पास आई। शीतारा ने नीलमा की तरह हमजाद बनकर स्टोन हार्ट की खैरियत मालूम की। उसे दिलासा दिया कि वह इस अस्पताल में महफूज रहेगा। सोनिया, फरहाद और ईरानी एजेंसी के सुराग रसां उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके बाद समामी तिलक राम भाटिया ने आगा ताबिश अली से रब्ता किया। मालूम हुआ कि वो 2 दिनों के लिए एक ज़रूरी काम के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं। उसके साथ शीरी भी जा रही है। वो लंदन में शॉपिंग करना चाहती है। आगा ताबिश अली ईरान के अहम मालियाती उमूर के बारे में बहुत कुछ जानता था। वहाँ के हुकाम के इजलास में शरीक रहा करता। समामी आगा के दिमाग में रहकर ईरान के अंदरूनी इक्तसादी और माली राजों से वाकिफ़ होकर वह तमाम रिपोर्ट्स अमेरिका पहुँचाया करता। उसने आगा से कहा, ठीक है, अगर यहाँ 2 दिनों तक इजलास नहीं होगा तो तुम जा सकते हो। तीसरे दिन ज़रूर वापस चले आओ।
आगा अपनी इकलौती बेटी शीरी के साथ लंदन रवाना हो गया। वहाँ बाप बेटी ने एक होटल में क्याम किया। मैंने यह तय कर लिया था कि अब आगा को समामी का आलाकार नहीं बनने दिया जाएगा। ईरानी हुकाम से इस सिलसिले में बात हो चुकी थी कि आगा ताबिश अली को मुल्क बदर किया जाएगा और आइंदा उसे ईरान की ज़मीन पर कदम रखने नहीं दिया जाएगा। इत्तफाक से आगा खुद ही शीरी को लेकर 2 दिनों के लिए लंदन चला गया। अमरीकी हुकाम ने मुतलका शोबों को हदायत दी कि आगा ताबिश अली को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। लंदन में ईरानी सफ़ीर से कह दिया था कि जब आगा वहाँ पहुँचे तो होटल में उसकी रिहाइश के 1 घंटे बाद उसे बुलाकर तहरीरी हुक्मनामा देकर के उसे मुल्क बदर किया गया है, लिहाजा वो वापस आने की जहमत न करे, अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाए। मेरे दूसरे मंसूबे के मुताबिक होटल पहुंचते ही हमारे इदारे के जानिसार शीरी को बेहोश करके उसे वहां से ले गए। होटल में बाप बेटी के कमरे अलग अलग मगर आमने सामने थे। पहले उसे पता न चला कि बेटी को अगवा किया गया है। मैंने शीरी के दिमाग में उसकी हमजाद बनकर कहा कि वो बाप से कुछ कहे बगैर होटल के बाहर आए और एक कार की पिछली सीट पर बैठ जाए। उसने हमेशा की तरह हमजाद की हदायत पर अमल किया। एक कार की पिछली सीट पर पहुंचते ही हमारे इदारे के जानिसारों ने उसे बेहोश कर दिया, उसे वहां से ले गए। अमरीकी सफ़ीर ने मुकर्रर वक्त पर आगा ताबिश अली से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर कहा, आपको जहमत ना हो तो अभी मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लें। खैरियत तो है जनाब, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ लेकिन पहली बार आप मुझे बुला रहे हैं। सरकारी मामला है, आप अभी चले आएँ। फ़ोन बंद हो गया। आगा ने लिबास तब्दील किया, जूते पहने, फिर अपने कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से जवाब नहीं मिला। उसने फिर दस्तक देते हुए कहा, शीरी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, मगर जवाब नहीं मिला। उसने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया। उसने आवाज़ देते हुए अंदर आकर देखा, कमरा खाली था। उसने पूछा, क्या वॉशरूम में हो? वो वॉशरूम में भी नहीं थी। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर से गुजरकर लिफ्ट में आया। वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचकर उसे लॉबी में और रेस्टोरेंट वगैरह में तलाश करने लगा। फिर उसने काउंटर पर आकर फ़ोन के ज़रिए सफ़ीर से रब्ता किया, फिर कहा, मेरी बेटी अपने कमरे में और होटल में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, जबकि वो कहीं जाने से पहले मुझे इतला देती है। वो जवान है, समझदार है, जहाँ भी गई है वापस आ जाएगी, आप यहाँ चले आएँ। मेरी बेटी समझदार है लेकिन पराए देश में है, पहले मैं उसे तलाश करूँगा, आपसे दूसरे दफ्तरी औकात में मुलाकात कर सकता हूँ। उसी वक्त स्वामी तिलकराम भाटिया आगा के दिमाग में आ गया था। वो उसकी बातें सुन रहा था। सफ़ीर ने कहा, मिस्टर आगा, मैं एक ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, पता नहीं आप कब आएँ, लिहाजा मैं फ़ोन पर ही बता दूँ कि हुकूमत ईरान ने आपको मुल्क बदर कर दिया। आप ईरान वापस नहीं जा सकेंगे। आप अपना ईरानी पासपोर्ट मेरे दफ्तर में लाकर जमा कर दें और अपने खिलाफ हुकूमत ईरान का हुक्मनामा वसूल कर लें। आगा ने कहा, आपकी बात मुझे शौक पहुंचा रही है। मैं मुहब्बे वतन ईरानी हूँ, मुझे किस जुर्म में मुल्क बदर किया जा रहा है? हुकूमत ईरान की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें आपके खिलाफ इल्ज़ामात दर्ज किए गए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप बहस न करें, अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात ले जाएं। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। समामी ने कहा, मिस्टर आगा, मैं तमाम बातें सुन रहा था। तुम ईरानी हुकूमत के मोतमदे खास थे, तुम्हें अचानक मुल्क बदर किया गया। इसका मतलब है कि वतन से तुम्हारी गद्दारी का इल्म उन्हें हो चुका है। लेकिन उन्हें कैसे इल्म हो गया? मैं तो बहुत मोहतात रहा हूँ। तुम नहीं जानते, सोनिया और फरहाद तुम्हारी असलियत जान गए हैं। हुकूमत ईरान ने उन दोनों की रिपोर्ट पर तुम्हारे खिलाफ यह कदम उठाया है। वो चौंक कर बोला, वो खुदाया, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया, शीरी अपने कमरे में नहीं है, होटल में कहीं नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ तुम मालूम करो। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। शीरी के दिमाग में पहुंचा, फिर वापस आकर बोला, तुम्हारी बेटी बेहोश है। वो कहाँ है, कैसे बेहोश हो गई है? वो होश में आएगी तो मालूम हो सकेगा, लेकिन मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ कि फरहाद ने उसे अगवा किया है। उसे मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने तो एक बेटी की तरह उसकी इज्जत की थी, उसे अपने बंगले में मेहमान बना कर रखा था। लेकिन शीरी की हमजाद ने फरहाद को समझ लिया था कि वो हमारा दुश्मन है। उस हमजाद ने उसे बंगले से निकल जाने पर मजबूर किया था, इसलिए उसने इंतकामन शीरी को अगवा किया। मिस्टर समामी, तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारे कालाकार बनकर कितना नुकसान उठा चुका हूँ। मुझसे मेरा आबाई वतन छूट गया, मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई। मेरी ज़िंदगी का तमाम सरमाया मेरी वही एक बेटी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, उसे होश में आने दो। ये मालूम तो होने दो कि उसे अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया है। उससे किसी खतरनाक जगह पहुँचाया गया होगा, तो क्या तुम उसे बखैरियत ले आओगे? वसते हुए बोला, तुम मेरी ताकत और वसीज राय को नहीं समझते हो। एक बार मालूम हो जाए कि वो कहाँ है तो मैं चुटकी बजाकर उसे वहां से ले आऊंगा। मैं आगा के दिमाग में हंसने लगा। वो दोनों चौंक कर हंसी की आवाज़ सुनने लगे। फिर मैंने कहा, समामी तिलकराम भाटिया, पहले अच्छी तरह चुटकी बजाना सीख लो। शीरी को जहां पहुंचाया जा रहा है वहां से तुम्हारी टेलीपैथी और तुम्हारा काला जादू भी उसे वापस नहीं ला सकेगा। स्वामी ने पूछा, क्या तुमने शीरी को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है? वो बाबा साहब के दायरे में जा रही है। कहो क्या कहते हो? माँ का दूध पिया है तो उसे वहां से ले आओ। स्वामी सोच में पड़ गया। आगा ने कहा, मेरी बेटी को मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी हमजाद उसे जहानत के जरिए तमाम दुनिया की तमाम खुशियां दे रही थी, इसलिए मैं मजबूर हो गया था।
तुम अपना ज़मीर बेचकर उसे यह सब कुछ दे रहे थे। जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहोगे तो ये तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएंगे। वो जो शीनी की हमजाद बनी हुई है वो कोई काला जादू जानने वाली चुड़ैल है। स्वामी ने गुस्से में भड़क कर कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी दादी माँ को चुड़ैल कहा तो फिर एक बार ऐसे तिलिस्मी कैद खाने में पहुंचा दिए जाओगे जहां से तुम्हें कभी रिहाई नहीं मिलेगी। मैंने कहा, अच्छा, तो एक बात ये मालूम हुई कि वो हमजाद बनकर आने वाली तुम्हारी दादी है। आगा को अब समझ लेना चाहिए कि दोनों बाप बेटी काला जादू जानने वालों की गिरफ्त में थे। आगा ने कहा, स्वामी जी, अभी तुमने जो कहा उससे यही मालूम होता है कि मेरी बेटी की कोई हमजाद नहीं है, वह हमजाद बनने वाली तुम्हारी दादी माँ है। स्वामी ने कहा, हाँ, अब तुमसे दो टोक बातें हो जानी चाहिए। तुम्हें मुल्क बदर कर दिया गया है, तुम कभी ईरान की ज़मीन पर कदम नहीं रख सकोगे और ना कभी हमारे काम आ सकोगे। लिहाजा हमारे लिए एक थूक देने वाली चीज़ हो। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम अपनी बेटी के साथ जहन्नुम में जाओ। आगा सर झुकाए बैठा हुआ था, उसके अंदर खामोशी थी। मैंने कहा, शीरी बहुत मासूम है, इन कम बख्तों ने उसे आलाकार बना रखा था। मैंने सोचा जब वो लोग तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे तो शीरी भी उस जहानत से महरूम कर दी जाएगी जो उसे खैरात के तौर पर मिल रही थी। इससे पहले कि वो फिर एबनॉर्मल बन जाती, मैंने उसे बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया। वो रोते हुए बोला, मैंने अपनी दुनिया भी खराब की और आकबत भी। मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, लेकिन बेटी को नुकसान पहुंचे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे इतना यकीन दिला दो कि मेरी बेटी बाबा साहब के दायरे में अब नॉर्मल नहीं रहेगी। खुदा के फजलो करम से वो नॉर्मल रहेगी। जहानत खुदा देता है, कोई हमजाद बनने वाली चुड़ैल किसी को ज़हीन नहीं बना सकती। बाबा साहब के दायरे में ऐसी तालीम और तरबियत दी जाती है कि जो अफराद कुंद ज़हन होते हैं वो भी इस हद तक समझदार हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी अच्छे तौर तरीक़ों से गुजार सकें। इंशाल्लाह शीनी जब कभी इस इदारे से बाहर तुम्हारे पास आएगी तो तुम देखोगे कि वो दुनिया वालों और दुनियादारी को बखूबी समझने लगी है। वो अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगने लगा। मैं उसके दिमाग से चला आया। अभी दादी और पोते से हमारी महाजराई जा रही थी। वो ईरान में स्टोन हार्ट की हिफाजत के लिए हमारे मुकाबले पर थे। दूसरी तरफ उन्होंने फहमी को शीशे के तिलिस्मी कमरे में कैद कर रखा था। वो कमरा ऐसे नादीदा शीशे का था कि ख्याल खानी की लहरें भी उस शीशे के आर पार नहीं जा सकती थीं। इसलिए फहमी से हमारा दिमागी राब्ता नहीं हो रहा था। लेकिन जब नीलमा ने फहमी के दिमाग में आकर गुफ्तगू की तो फहमी ने फ़ौरन ही हाजिर दिमागी से समझ लिया कि वह हमजाद बनने वाली किसी चोर रास्ते से शीशे के कमरे में आई है और जब तक उसके दिमाग में रहेगी वो चोर रास्ता भी खुला रहेगा। तब फहमी ने फ़ौरन ही अली के दिमाग में पहुँच कर कहा, लाहौर के शाही किले में नादीदा तिलिस्मी शीशे का घर है तुम्हारी फहमी। नीलमा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फहमी इतनी हाजिर दिमागी से अली को अपनी मौजूदा पोजीशन बता देगी। वो गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रही है, मैं तुझे ख्याल ख्वानी करने नहीं दूंगी। फहमी ने फिर उसे धोखा दिया, उसे बातों में लगाई रही। इतनी देर में अली उसके अंदर आकर उस शीशे के कमरे में देखता रहा। शीशे के आर पार शाही किले का जो हिस्सा नजर आ रहा था उसे याद रखा। जब नीलमा जाने लगी तो फहमी ने कहा, मैंने अभी जहानत का एक नमूना दिखाया था, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि काला जादू जहानत से बढ़कर नहीं है। कल अली तुम्हें समझा देगा। अली रात की तारीकी में शाही किले की तरफ नहीं गया। सुबह का उजाला फैलते ही वो किले के अंदर पहुंच गया। उसने फहमी के अंदर रहकर देखा था कि शाही किले के अंदर दीवाने आम के सामने शीशे का वो नादीदा कमरा था। जब वो उस तरफ आया तो दिन के उजाले में फहमी ने अली को देखा, फिर उसे आवाज़ दी, अली इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ अली तक नहीं पहुंची, जबकि वो चंद कदम के फासले पर थी। ना ही फहमी और वो शीशे का कमरा उसे नजर आ रहा था। वह समझ गई उसे पुकारना फजूल है, आवाज़ शीशे के आर पार नहीं जाएगी। इस कमरे के अंदर किले की वही ज़मीन थी जो दीवाने आम के बाहर थी। वहाँ जो पौधे लगे हुए थे वही शीशे के कमरे के अंदर थे। नीलमा ने काले जादू से एक नादीदा कैद खाना बना दिया था, मगर वहाँ की ज़मीन नहीं बदल सकती थी। उसके इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था कि दिन की रोशनी में दुनिया वाले फहमी को शीशे के कैद खाने में नहीं देख सकेंगे। फहमी एक फूलों भरे पौधे के पास खड़ी हुई थी। वो पौधा शीशे की दीवार के साथ लगा हुआ था। इस दीवार के दूसरी तरफ अली खड़ा हुआ गौर से इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नज़र उस पौधे पर गई तो फहमी ने दोनों हाथों से उस पौधे को पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचा और उसे ज़मीन से उखाड़ दिया। अली एकदम से चौंक गया। उसने हैरानी से देखा, सामने एक पौधा खुद ब खुद ज़मीन से उखड़कर ज़रा दूर जा गिरा था। वो इस जगह को तवज्जो से देखने लगा। फहमी दोनों हाथों से उस उखड़ी हुई ज़मीन को खोद कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी एक तरफ फेंक रही थी। अली को सब नजर आ रहा था, सिर्फ फहमी और शीशे का कमरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ चुका था कि इसी जगह वो तिलिस्मी कमरा है और फहमी पौधे को उखाड़ कर फेंकने के बाद इसी जगह थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद रही है। अगर वो उसकी तरफ बढ़ेगा तो उखड़ी हुई ज़मीन के पास पहुंच सकेगा, लेकिन फहमी को नहीं पा सकेगा। लिहाजा फहमी जो कुछ कर रही है उसके नतीजे का इंतजार किया जाए। पौधे के उखड़ने के बायस वहाँ की मिट्टी इस काबिल हो चुकी थी कि फहमी दोनों हाथों से एक एक इंच ज़मीन खोदने लगी। वो हिस्सा शीशे की दीवार के साथ था। फहमी इस दीवार के नीचे भी ज़मीन से थोड़ी मिट्टी हटाने लगी। इस तरह शीशे की दीवार के अंदर और बाहर की ज़मीन में एक बहुत छोटा सा गड्ढा पड़ गया। बाहर से आने वाली हवा का एक झोंका फहमी ने अपने हाथ पर महसूस किया। इसका मतलब था इस गड्ढे के जरिए जब बाहर से हवा आई है तो ख्याल खानी की लहरें भी आ सकेंगी। उसने फ़ौरन ही ख्याल खानी की परवाज़ की, फिर खुशी से चीख कर बोली, अली मैंने रास्ता बना लिया। इस छोटे से गड्ढे को देखो, यह शीशे की दीवार के नीचे है।
इस जगह खुदाई करोगे तो मैं बाहर निकल आऊंगी। अली दौड़ता हुआ माली के पास गया, फिर उसे एक कुदाल मांग कर ले आया। सुबह का वक्त था। इस वक्त शाही किला आम लोगों के लिए खोला नहीं जा सकता था। सिर्फ 3-4 माली थे जो पौधों और जमीन पर बिछी हुई घास को पानी दे रहे थे। वो कुदाल लाकर खोदने लगा तो तमाम माली दौड़े चले आए। उससे पूछने लगे कि वो कौन है, किले के अंदर कैसे आ गया और वहां की जमीन क्यों खोद रहा है। उसने कुदाल चलाते हुए कहा, जरा सब्र करो, यहाँ इस मिट्टी के अंदर से मुगलिया दौर की शहजादी निकलकर हमारे सामने आने वाली है। उनमें से एक माली ने उसे रोकना चाहा मगर खुद रुक गया। मैंने उसे रोक दिया था। मेरे अलावा बाबा साहब के इदारे के कई ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे और अली के अंदर मौजूद थे और उन मालियों के अंदर भी चले गए थे। इसलिए वह तमाम माली दूर खड़े खामोशी से देख रहे थे। ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ी। सिर्फ इतना सा गड्ढा खोदा गया जिसमें से फहमी गुजर सके और वह उस गड्ढे से निकलकर बाहर आई तो तमाम माली दम्बखुद होकर एक मुगलिया दौर की शहजादी को देखने लगे। अली शर्मीला था, कभी उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, मगर इस वक्त दीवानावार फहमी से लिपट कर कहके लगा रहा था। टेलीपैथी जानने वालों के दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा होते हैं कि खुद उन्हें याद नहीं रहता कि वो कितनों से दुश्मनी कर चुके हैं। जब ये खबर आम हुई कि मेजर टी हंटर और उसके कई मातहत टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो चुके हैं तो उनके सामने कई दुश्मन आने लगे। अगरचे उन महरूम होने वालों को फौज की कस्टडी में रखा गया था, ताहम दुश्मन उन्हीं फौजी अफसरान में से थे। मेजर टी हंटर ने टेलीपैथी के इल्म हासिल करने के बाद अपने से सीनियर अफसरों को बहुत ही कमतर बना रखा था। अपने मुल्क के हुक्मरानों की भी तौहीन किया करता और उनकी मर्जी के खिलाफ अपना हुक्म मनवाया करता। उसके टेलीपैथी जाने वाले मातहत भी किसी हाकिम और किसी फौजी अफसर को खातिर में नहीं लाते थे। सिर्फ मेजर टी हंटर को अपना मालिक और मुख्तार समझते और उसी के अहकामात की तामील किया करते। मेजर टी हंटर और उसके तमाम मातहतों को कैदी बनाकर एक बड़े हॉल में लाया गया। एक हाकिम ने टी हंटर से पूछा, मेजर, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तुमने कानून के खिलाफ अपने हुक्मरानों की तौहीन की, फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ अपने आला अफसरान से बदतमीजी करते रहे। तुम्हें अपने गरूर और डिक्टेटरशिप की जितनी भी सजाएं दी जाएं वो कम होंगी। मेजर ने कहा, बेशक मैंने टेलीपैथी की कुव्वत हासिल करने के बाद बहुत सी गलतियां की हैं। मैं मुआफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मुआफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। वो जिन फौजी अफसरान की बेइज्जती करता रहा था वो सब गुस्से में थे। उसे घून से लातों से मारने लगे और कहने लगे, देखो, इंसान को कुव्वत मिलती है तो कितनी और जिल्लत मिलती है तो कितनी। तुम्हें देखकर दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को इबरत हासिल करना चाहिए। उसके मातहतों की भी बुरी तरह पिटाई हो रही थी। ये कहा जा रहा था उन सबको सजाए मौत दी जाए और यह भी कहा जा रहा था कि उनके हाथ पांव तोड़कर उन्हें अपाहिज बनाकर फुटपाथ पर छोड़ दिया जाए। वो सब सारी उम्र भीख मांगते रहेंगे। उसी वक्त एक अमेरिकन हाकिम ने हॉटलाइन पर फ्रांस के हाकिम से रब्ता किया, फिर कहा, हमें यह खबर मिल चुकी है कि आपके तमाम टेलीपैथी जानने वाले नाकाम हो चुके हैं। ये खबर सुनकर हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आप अफसोस ना करें, हमें तो खुशी हो रही है। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अपने अपने मुल्क को फ़ायदे पहुंचाते रहते हैं, लेकिन मेजर टी हंटर ने हमारे मुल्क को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। सिर्फ अपने मुफादात की खातिर मुल्क के बाहर दूसरे मामलात में मसरूफ़ रहा। इन आखिरी दिनों में इसने देवी कहलाने वाली शी तारा को हम पर मुसल्लत कर दिया था। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेजर टी हंटर टेलीपैथी के ज़रिए सिर्फ ज़ाती मुफादात हासिल किया करता था। फ्रांस के हाकिम ने कहा, उन दिनों हमारा बस नहीं चलता था। जी चाहता था कि इसे गोली मार दें। यह हमारे हक में अच्छा हुआ है कि वो इस इल्म से महरूम हो गया है। अब हम इसे इसके साथियों समेत अपाहिज बनाकर सड़कों पर फेंक देंगे। अमरीकी हाकिम ने कहा, एक अहम बात आप नहीं जानते जो हम जानते हैं। वो अहम बात क्या है? पोरस ने जो दवा स्प्रे किया उसका असर सिर्फ 12 घंटे तक रहेगा। मेजर टी हंटर और इसके मातहत सिर्फ 12 घंटे तक टेलीपैथी के इल्म से महरूम रहेंगे। इसके बाद वो फिर ख्याल ख्वानी करने लगेंगे। फ्रांस के हाकिम ने घबराकर पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये फिर मगरूर हुक्मरान बनकर हम पर मुसल्लत हो जाएगा? यही होगा, आप यकीन करें या ना करें। पोरस ने खुद हमें यह बताया है। मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है। ओके, सो फार। राब्ता ख़त्म हो गया। उस हाकिम ने फ्रांस के तमाम आला हुक्काम और फ़ौज के आला अफसरान को एक कमरे में ले जाकर वह तमाम गुफ्तगू सुनाई जो अमरीकी हाकिम से हो चुकी थी। फ़ौज के एक आला अफसर ने कहा, देखा जाए तो अमरीकी हाकिम ने हमें खुशखबरी सुनाई है कि हमारे मुल्क के टेलीपैथी जानने वाले फिर ख्याल ख्वानी करने लगेंगे, लेकिन यह हमारे लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि हमारी मौत की खबर है। दूसरे ने कहा, बेशक हमने मेजर टी हंटर और उसके मातहतों को इतने लात जूते मारे हैं कि दोबारा टेलीपैथी के इल्म बहाल होते ही वह हमारे दिमागों में जलजले पैदा करके हमें मार डालेंगे। एक हाकिम ने कहा, हम सब की भलाई और सलामती इसी में है कि इन सबको फ़ौरन गोली मार दी जाए। एक आला अफसर ने कहा, पता नहीं कितने घंटे गुजर चुके हैं, वह सब किसी वक्त भी दोबारा ख्याल ख्वानी शुरू कर सकती हैं। वह तमाम हुक्काम और फ़ौज के आला अफसरान तेज़ी से चलते हुए कमरे से निकलकर बड़े हॉल में आए। मेजर टी हंटर अपने मातहतों के साथ एक कतार में मुजरमों की तरह खड़ा था।
उसने खूब लात जूते खाए थे। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। ये जानते हुए भी कि टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गया है, उसने कई बार गुस्से में आकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। आखिरी बार वो चौंक गया। वो ख्याल ख्वानी के जरिए अपने एक खास मातियत के दिमाग में पहुंच गया था। उसने मातियत से कहा, शायद हमारी खोई हुई सलाहियत बहाल हो रही है, अपने साथियों से रब्ता करो। फिर वो उस अफसर के दिमाग में पहुंच गया जिसने उसे हथकड़ी पहनाई थी। उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उस अफसर ने एक ताबेदार की तरह आकर उसकी हथकड़ी खोल दी। उसने देखा उसकी मातियत भी उसी तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी हथकड़ियाँ खुलवा रही हैं। उसी वक्त तमाम हुक्काम और फौज के आला अफसरान तेज़ी से चलते हुए बड़े हॉल में आए। उस वक्त तक बाजी पलट चुकी थी। मेजर टी हंटर के तमाम मातियत उन आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान के दिमागों में पहुंच गए थे। उन सब ने उनके दिमागों में कहा, हम वापस आ गए हैं। वो सब एकदम से घबरा गए। उन्होंने सहमकर मेजर और उसके मातियतों को देखा। उनके हाथों से हथकड़ियाँ खुल चुकी थी और वो सब मुस्कुरा रहे थे। मेजर टी हंटर ने कहा, हाकिम की हैसियत से हुक्म दो कि इस हॉल के अंदर जितने फौजी जवान हैं वो अपने हथियार फेंक दें, वरना तुम सबके दिमागों में जलजले पैदा होंगे। फौज के आला अफसरान ने हुक्म दिया। जवानों ने अपने हथियार फेंक दिए। मेजर ने कहा, अब इंसाफ की कुर्सी छोड़ दो और यहाँ मुजरिमों की कतार में आ जाओ। उन सब ने हुक्म की तामील की। कुर्सी छोड़कर मुजरिमों की जगह आए और जो मुजरिमों की जगह खड़े थे वो मेजर टी हंटर के साथ इंसाफ की कुर्सियों पर आकर बैठ गए। मेजर ने कहा, आज तुम लोगों ने अपनी असलियत बता दी। हम आर्जी तौर पर ताकत से महरूम हो गए तो तुम लोगों ने हमें लात जूते मारे, हम पर थूका, हमें गालियां दी। फिर फैसला किया कि हमें अपाहिज बनाकर सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। अब क्या कहते हो? वो सब बेबसी से और रहम तलब नज़रों से उसे देखने लगे। वो बोला, तुम लोगों ने मुझे मारते हुए कहा था कि देखो इंसान को कुव्वत मिलती है तो कितनी और जिल्लत मिलती है तो कितनी। मुझे देखकर दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को इबरत हासिल करना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे जैसे आला हुक्काम और आला अफसरान मुजरिमों की तरह खड़े हैं। अब तुम्हें देखकर इबरत हासिल करना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि कुव्वत और इक़्तिदार सबको हासिल नहीं होता। वह मुझ जैसी बाकमाल हस्तियों के मुकद्दर में होता है। वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर पारस एक खुफिया पनाहगाह में आराम से लेटा हुआ था और ख्याल ख्वानी के जरिए फ्रांस के हुक्मरानों के साथ होने वाला तमाशा दिख रहा था। उसने पिछले दिन फ्रांस में 1 दर्जन नालायकार पहुंचाए थे और एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने वाला एक एक कैन दिया था। उन्हें समझा दिया था कि वो उनके दिमागों में आकर जो हदायत दिया करेगा वो उनके मुताबिक अमल करते रहेंगे। उन नालायकारों ने उसकी हदायत के मुताबिक पिछली रात अमल किया था, जिस वक्त नताशा मेजर टी हंटर पर तनवीं में अमल कर रही थी और उसके तमाम मातियत टेलीपैथी जाने वालों के नाम, पते और फ़ोन नंबर मालूम कर रही थी। उस वक्त पारस मेजर टी हंटर की खोपड़ी में मौजूद था। उसने अपने आलाकारों को उन तमाम टेलीपैथी जाने वाले मातियतों के नाम और पते लिखवा दिए। फिर उन्हें दवा स्प्रे करने की हदायत की। वो दवा तमाम मतलूबा अफराद पर स्प्रे की गई। किसी के करीब जाकर स्प्रे की गई और किसी के घर के बाहर दूर से की गई। तमाम नताइज यकसा ज़ाहिर हुए। वो सभी टेलीपैथी से महरूम हो गए। इसके बाद पारस अमरीकी, रूसी और इसराइली अकाबरीन के दिमागों में जाकर रद्द-ए-अमल मालूम करता रहा। एक नई तबाहकुन दवा ने अपना असर दिखाया था। सभी ममालिक परेशान थे और किसी हद तक मुतमईन भी थे कि उन सबके टेलीपैथी जानने वाले अपना अपना मुल्क छोड़कर कहीं दूसरे ममालिक में जाकर रूपोश हो गए थे। अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में जाने से पता चला कि वह एक खुफिया इजलास में मसरूफ़ हैं। इस इजलास में पोरस भी ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। अमरीका से जिस तरह उसकी दोस्ती हुई और जैसे मामला तय हुए वो तमाम बातें पारस सुनता रहा। इस इजलास में 5 ऐसे आला अफसरान थे जो योगा के माहिर थे। पारस उनके दिमागों में नहीं जा सकता था, इसलिए ये मालूम न कर सका कि उन 5 की पुश्त पर एक अमेरिकन ब्लैक आर्मी है जो बड़े ठोस मंसूबे बनाकर उन पर कामयाबी से अमल कर रही है। ऐसे ही एक मंसूबे के तहत बड़ी कामयाबी से पोरस को अमेरिका का दोस्त बना लिया गया था। पारस मुसलसल ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहा और बड़ी अहम मालूमात हासिल करता रहा। फिर जब 12 घंटे पूरे होने वाले थे तब वो मेजर टी हंटर के दिमाग में आ गया। वह तस्दीक करना चाहता था कि 12 घंटों के बाद दवा का असर ख़त्म होता है और टेलीपैथी की सलाहियत बहाल होती है या नहीं। मेजर टी हंटर के दिमाग में जाने से पता चला कि उसे और उसके मातियतों को लात जूते पड़ रहे हैं। मेजर टी हंटर ने जिन आला हुकाम और फौज के आला अफसरान को पाँव की जूतियां बनाकर रखा था, अब वो उससे इंतकाम ले रहे थे। इस दौरान में एक अमरीकी हाकिम ने जब उन्हें बताया कि 12 घंटे के बाद उनकी टेलीपैथी के इल्म बहाल होने वाला है तो फ्रांस के हुक्काम घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि फ़ौरन ही मेजर और उसके साथियों को हलाक कर दिया जाए, लेकिन फैसला करने में देर हो गई। मेजर टी हंटर और उसके मातियतों की टेलीपैथी के इल्म बहाल हो गया। वह फ्रांस के हुक्काम और फौज के अफसरान पर गालिब आ गया। उन सबके दिमागों में घुसकर हुक्म दिया कि इंसाफ की कुर्सियों से उतरकर मुजरिमों की कतार में आ जाओ। बाजी पलट गई थी। मेजर और उसके मातियत कुर्सियों पर आकर बैठ गए। पारस ने अमली तौर पर यह आजमा लिया था कि दवा का असर सिर्फ 12 घंटे तक रहता है। उसने अपने आलाकारों को हदायत की, हॉल के अंदर जाओ और ना जा सको तो बाहर ही से दवा का स्प्रे करो। तुम में से कोई एक दवा स्प्रे करे, वहाँ एक ही कैन की दवा काफ़ी है। एक आलाकार ने उसकी हदायत पर अमल किया और हॉल की एक खिड़की से दवा स्प्रे कर दी। पारस फिर मेजर के अंदर आ गया।
वो अपनी कुर्सी से उठकर फातिहाना अंदाज में चलता हुआ फ्रांस के अकाबरीन के सामने आया। वो बेचारे मुअज़्ज़िज़ हुक्मरान और अफसरान मुजरिमों की तरह खड़े हुए थे। मेजर ने काला अफसर से कहा, तो तुम्हारे अंदर इंतकाम भरा हुआ था। तुमने मुझे लातों से भी मारा और जूतों से भी। अब तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आला अफसर ने कहा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? अजियतें देकर मार डालोगे? नहीं, मैं तुम्हें मुआफ़ भी कर सकता हूँ, और मुआफ़ी की शर्त यह है कि तुम मुझ पर थूक दो। आला अफसर ने हैरानी से मेजर को देखा। मेजर टी हंटर ने कहा, मुझे देखते क्या हो, मेरे मुंह पर थूको। आला अफसर ने कहा, जब मरना है तो डरना क्या? उसने मेजर के मुंह पर थूक दिया। उसके तमाम आतियत कुर्सियों से उठकर गुस्से से बोले, इसकी इतनी जरूरत? इसने तुम्हारे मुंह पर थूका है? हम सब इनके दिमागों में जल्जले पैदा करेंगे। मेजर टी हंटर ने अपने साथियों से कहा, तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि हम सब फिर टेलीपैथिक इल्म से खाली हो गए हैं? जाओ अपने अपने बाप के दिमाग में जल्जला पैदा करो। उन सब ने ख्याल खुआनी की कोशिश की और नाकाम रहे। तमाम अकाबरीन और अफसरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग फिर टेलीपैथिक इल्म से महरूम हो गए हैं। एक ने मेजर से पूछा, तुम्हारे मुंह पर थूका गया है और तुम जवाबनी से जहनी अजियत नहीं पहुंचा रहे हो? मेजर ने कहा, पता नहीं कौन मेरे दिमाग में था, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इसे अपने मुंह पर थूकने के लिए कहूँ। समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है। एक अफसर ने मेजर को जोर का थप्पड़ रसीद किया, फिर ज़रा इंतजार करने के बाद बोला, वाकई ये तमाम कुत्ते फिर टेलीपैथी से महरूम हो गए हैं। इन सब को गिरफ्तार कर लो। उन सबको फिर हथकड़ियाँ पहना दी गईं। एक हाकिम ने कहा, इन्हें जिंदा रखना सांप को पालने के बराबर है। सांपों की तरह कभी ये जहरीले हो जाते हैं, कभी इनका जहर निकल जाता है। इससे पहले कि ये फिर जहरीले हो जाएं, इन सबको गोली मार दो। हुक्म की तामील की गई। उन्हें एक खुले मैदान में लाकर एक कितार में खड़ा किया गया। फिर मेजर टी हंटर समेत तमाम मातियतों को फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी। नीलमा सो रही थी। उसने सपने में देखा कि फहमी को शीशे के जिस तिलिस्मी कमरे में कैद किया था, वह पूरा कमरा एक धमाके से तबाह हो गया है। शीशे की छत और दीवारें चिकनाचूर हो गई हैं। वहां सिर्फ फहमी, साबत और सालम रह गई है। वह चौंक कर नींद से बेदार हो गई, बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो ख्वाब था, ये उसके ज्ञान की शक्ति, जिसने उसे बता दिया था कि फहमी उसके तिलिस्म से आज़ाद हो गई है। वो खला में तकने लगी, ज्ञान की शक्ति से मालूम करने लगी कि वो किस तरह आज़ाद हो गई। उसने सवामी को मुखातिब किया, हमने फहमी को यरगमाल बनाया था ताकि सोनिया और फरहाद अमरीकी एजेंट स्टोन हार्ट को नुकसान न पहुंचा सकें, लेकिन उसने शीशे के तिलिस्मी कमरे से रिहाई पा लिया। अब वो लोग स्टोन हार्ट के पीछे पड़ जाएंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उसके पास जाओ और उसकी हिफाजत को और ज़्यादा यकीनी बनाओ। मैं अभी जाता हूँ, लेकिन वो लड़की आपके तिलिस्मी कमरे से किस तरह जिंदा सलामत निकल आई है। वह बहुत अक्लमंद है। मेरी ज़िंदगी में वो पहली लड़की है जिसने अपनी अकल से साबित कर दिया है कि काला जादू आर्जी तौर पर नुकसान पहुंचाता है। उसने मेरी शोबदाबाजी का भांडा फोड़ दिया है। मैं बाद में उससे निमट लूंगी। तुम स्टोन हार्ट के पास जाओ। दादी माँ, एक और बुरी खबर है। आप सो रही थी, मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। आपकी नींद के दौरान में फरहाद ने आपकी मामूला शीरीन को बाबा साहब के दायरे में भेज दिया है। क्या अब आप उसकी हमजाद बनकर उसके पास जा सकेंगी? वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, उस इदारे के अंदर और बाहर कुछ रूहानी कुव्वतें हैं। दुनिया की जैसी भी खतरनाक नादीदा कुव्वतें हों, वो उधर से गुजर नहीं पाती हैं। मैं भी उधर नहीं जा सकूंगी। उसके बाप आगा ताबिश अली को मुल्क बदर किया गया है। वो हमारे लिए नाकारा हो चुका है। उसे नर्क में जाने दो। तुम स्टोन हार्ट के पास जाओ। स्वामी तिलक राम भाटिया ने कहा, स्टोन हार्ट के लिए खतरा बढ़ गया है। उसकी हिफाजत के लिए शीनी की हमजाद बनकर चलो। शीताना ने कहा, वो तो अस्पताल में महफूज है। उसे सोनी और वहाँ के सुराग रसां पहचान नहीं पाए हैं। उस अस्पताल में पुलिस वाले गए थे। अगर वो पहचान लिया जाता तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते। हाँ, मगर दादी माँ ने फिर एक बार मुझे उसकी हिफाजत के लिए कहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। वह दोनों उसके दिमाग में आए। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वह अस्पताल में नहीं था। शीताना ने हमजाद की हैसियत से पूछा, ये तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज़ और लबल लहजा भूल गए हो? मैं शीनी की हमजाद बोल रही हूँ। हाँ, याद आया, तुम मुझ पर मेहरबान रहने वाली हमजाद हो। पता नहीं मुझे अस्पताल में कैसी दवा पिला दी गई थी। इसे पीने के बाद महसूस कर रहा हूँ कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, और जैसा कि तुम देख रही हो, मैं छड़ी टेक कर अंधे की तरह चल रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस किस्म का अंधा बन गया हूँ। मुझे कभी धुंधला सा नजर आता है और कभी आंखों के सामने बिल्कुल तारीकी छा जाती है। तुम अस्पताल से चले आए, क्या वहाँ खतरा महसूस कर रहे थे? मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। मैं कभी देख पाता हूँ और कभी अंधा हो जाता हूँ। क्या इन हालात में मुझे वहाँ खतरा महसूस नहीं करना चाहिए था? देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने और तमाम इंसानी हरकत का ताल्लुक दिमाग से होता है। मैंने स्टोन हार्ट के दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था और दिमाग की उस रग को छेड़ रहा था जिसका ताल्लुक बेनाई से है। उस रग पर मेरा कंट्रोल था और वो मेरी मर्जी के मुताबिक कभी देख रहा था और कभी अंधा हो रहा था। शीतारा और स्वामी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसके दिमाग में कोई छुपा हुआ है या किसी दवा के असर से उसकी बेनाई मुतासिर होती जा रही है। शीतारा ने कहा, स्वामी जी, आप महाज्ञानी हैं, किसी नादीदा हस्ती की मौजूदगी को समझ लेते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाला छुपा हुआ है? स्वामी ने कहा, कोई इंसान जिसम नादीदा बनकर आए तो मुझे उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है, लेकिन सोच की लहरें बेआवाज़ होती हैं, इसलिए स्टोन हार्ट के दिमाग में किसी ख्याल ख्वानी करने वाले का सुराग नहीं मिल रहा। शीताने ने कहा, सोनिया और ईरानी सुराग रसां उसे ढूंढने में नाकाम रहे थे, हालांकि ये जख्मी है।
दादी माँ ने अपने अमल से इसके दिमाग को लॉक कर दिया है। कोई टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में नहीं आ सकता। स्वामी ने कहा, इसका बयान है कि कोई दवा पीने के बाद इसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, यानी दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया है। कोई भी दुश्मन इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये इस तरह अंधाधुंध कहाँ जा रहा है? उन दोनों ने उसके ख्यालात पड़े। वो सोच रहा था, मैं अस्पताल से निकल आया हूँ, ये इत्मीनान है कि खतरे से बाहर हूँ, बहुत दूर किसी शहर में पहुँच गया हूँ। सोच रहा हूँ कोई मुझे अंदर समझकर अपने घर में पनाह देगा, या फिर किसी होटल में कमरा लेकर वहाँ बैठकर अपनी बेनाई दुरुस्त होने का इंतजार करूँगा। स्वामी ने अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया, उन्हें रिपोर्ट पहुँचाई। एक अमरीकी फौजी अफसर ने कहा, वहाँ उसकी बेनाई दुरुस्त कराने के लिए किसी बड़े अस्पताल में पहुँचाया जाएगा तो वो बेनकाब हो सकता है, उसे अमेरिका वापस आ जाना चाहिए। स्वामी से पहले आगा ताबिश अली के सिलसिले में रिपोर्ट पेश कर चुका था। एक हाकिम ने कहा, मिस्टर स्वामी, ईरान में फिर हमें नाकामी हो रही है। आगा और स्टोन हार्ट दोनों पिट गए हैं। वो दोनों तुम्हारे ज़ेर असर थे। तुम किसी एक मोहरे को भी वहाँ साबित कदम ना रख सके। स्वामी ने कहा, स्टोन हार्ट के अंधा हो जाने में मेरी कोई गलती नहीं है। आगा हमारे लिए बड़ी उम्दगी से काम कर रहा था, लेकिन फरहाद ने उसके दिमाग में घुसकर उसकी असलियत मालूम कर ली। नाकामी की बहुत सी वजूहात पेश की जाती हैं, तुम भी वजूहात पेश करो, लेकिन तुम्हारा दावा था कि तुम सोनिया के मुकाबले में बहुत सी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हो। फिर तुम्हारी वो तमाम सलाहियतें काम क्यों नहीं आईं? आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि पहले वहाँ सिर्फ सोनिया थी, अचानक फरहाद भी पहुँच गया। मैं अभी सफाई के तौर पर यह नहीं कहना चाहता कि हमारी गैर मामूली सलाहियतें काम क्यों नहीं आईं। इसका जवाब जल्दी मिलेगा जब हमारी सलाहियतें रंग दिखाएंगी। अब हमारी यही कोशिश होगी कि सोनिया और फरहाद को ईरान से चले जाने पर मजबूर कर दें। शीतारा ने स्वामी के दिमाग में आकर कहा, हम स्टोन हार्ट को सोनिया और सुराग रसानों से दूर रखना चाहते हैं। और वह कमबख्त अंधा बनकर छड़ी टेकते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। स्वामी ने स्टोन हार्ट के दिमाग में पहुंचकर देखा। वह थाने में कुर्सी पर बैठा हुआ पुलिस के एक बड़े अफसर को अपना हाल सुना रहा था। उसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी और वह खुद ही अपना पोल खोल रहा था। स्वामी ने उन अकाबरीन से कहा, भी शीतारा ने आकर मुझे बताया था कि स्टोन हार्ट पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया है, वाकई वो अभी एक अफसर के सामने बैठकर उसे अपनी असलियत बता रहे। आप इन हालात में बताएं कि हम आपके किसी भी सीक्रेट एजेंट की हिफाजत किस तरह कर सकती है। आपने आज तक जितने एजेंट ईरान भेजे हैं वो अब तक अपनी ताकत के गुरूर में मारे गए या अपनी हमाकतों से इसी तरह फंसते रहे जैसे ये स्टोन हार्ट फंसने गया है। फौज के एक आला अफसर ने कहा, स्टोन हार्ट इतना अहमक नहीं है कि खुद फंसने चला जाए। यकीनन फरहाद ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। हम आइंदा फरहाद से निमट सकते हैं, लेकिन अब स्टोन हार्ट को नहीं बचा सकते। वो सब कुछ उगल चुका है। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, क्या किया जा सकता है? अब तक हमारे कितने एजेंट मारे गए हैं। वो अंधा एजेंट अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। वो मरता है तो उसे मरने दो। शीतारा और स्वामी अपने आश्रम वाले कमरे में दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर स्वामी ने कहा, यह तो होना ही था। हमने फहमी को यरगमाल बनाकर सोनिया और फरहाद को अपने दबाव में रखा। फहमी की रिहाई पाते ही बात समझ में आ गई थी कि वो लोग स्टोन हार्ट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे तो मरना ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम सोनिया और फरहाद को किस तरह ईरान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं उन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूं, लेकिन अरसा दराज से किसी का बस नहीं चल रहा। हजारों जानलेवा हमलों के बावजूद वो जिंदा है। यह हकीकत है कि मौत से पहले आदमी नहीं मरता। तुमने कई बार पारस को मार डालना चाहा मगर नाकाम रही, लेकिन जब मौत आई तो वो खुद ही मर गया। फिर वो चौंक कर बोला, हम ख्वामखा उन्हें ईरान से निकालने की बात करें, वो दोनों तो बाबा साहब के दायरे में होंगे। पारस की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद भी सोम वगैरह की कुछ रस्में होती हैं। शायद वो 40 दिनों तक इदारे में रहेंगे और वहीं से इस तरह ख्याल ख्वानी करेंगे जैसे कि वो ईरान में हो। वाकई वो बाबा साहब के दायरे में होंगे। हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। स्वामी तिलकराम भाटिया ने फिर अमरीकी अकाबरीन को मुखातिब किया और कहा, अभी एक बात समझ में आई है। सोनिया और फरहाद ईरान में नहीं है, बाबा साहब के इदारे में है, लेकिन हम पर यह जाहिर कर रहे हैं कि वो ईरान में बैठे हैं। आपको कैसे मालूम हुआ? आप ज़रा अकल से सोचें। वो पारस की आखिरी रसूमात में आए होंगे। वो अपना बेटा था। फिर मरने वाले के सिलसिले में उनके यहाँ कुछ रस्मों की अदायगी होती रहती है। पारस को इस इदारे के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। वो दोनों 40 दिनों तक वहाँ रहेंगे, ईरान नहीं जाएंगे। हाँ, बात समझ में आती है। वो पारस की मौत के बाद ख्याल ख्वानी के जरिए ईरान पहुँचते हैं और हम समझ रहे हैं वो सचमुच वहाँ मौजूद हैं। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, फिर तो ये कोशिश होनी चाहिए कि वो फिर कभी ईरान ना जाए। एक अफसर ने कहा, वैसे उनके ईरान में ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो ख्याल ख्वानी के जरिए इस तरह काम करते हैं जैसे वहाँ वाकई मौजूद हों। एक आला अफसर ने कहा, उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से बड़ा फ़र्क पड़ता है। सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती, उसकी मौजूदगी से वहाँ के हुक्काम को बड़ी ताकत मिलती है। पुलिस और इंटेलिजेंस के शोबे दिन रात चौकस रहते हैं। दूसरे आला अफसर ने कहा, सोनिया कुछ कम नहीं है। इस पर फरहाद वहाँ पहुँच गया। वो वहाँ मौजूद रहकर हमारे अहम एजेंटों की खुफिया पनागाहों तक पहुँच जाते हैं। ख्याल ख्वानी के जरिए दूर से वो अपने आलाकारों को सिर्फ हदायत दे सकते हैं। जब तक वो आलाकार उनकी हदायत पर अमल करते हैं तब तक हमारे एजेंट को खबर हो जाती है
फिर वो उनके हाथ नहीं आते। बहरहाल हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो दोनों अब ईरान ना जाने पाए। स्वामी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। अभी 40 दिनों तक इत्मीनान है कि वो ईरान नहीं जाएंगे। उस वक्त तक हम हुकूमत ईरान के अहम शोबों के अहम अफराद को आगा ताबिश अली की तरह अपना मामूल और ताबेदार बना लेंगे। शीतारा और स्वामी फिर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गए। स्वामी ने कहा, हम कुछ देर आराम करेंगे, फिर वहाँ के अहम शोबों में जाकर पहले उन अफराद की सियासी पोजीशन को समझेंगे। उनमें से जो अफराद अहम होंगे उन्हें हम ट्रैप करेंगे। मैं वहाँ की ज़ुबान नहीं जानती हूँ, मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं तनवीम अमल के ज़रिए तुम्हारे ज़हन में फ़ारसी ज़ुबान नक्श कर दूंगा। वो यूं भी थकन महसूस कर रही थी। बिस्तर पर आकर लेट गई, आंखें बंद करके अपने दिमाग को सोने की हदायत करने लगी। स्वामी उसे देख रहा था। वह थोड़ी देर बाद गहरी नींद में डूब गई। अब उसके ख्वाबीदा दिमाग को तनवीम अमल के ज़रिए से लाया जा सकता था। स्वामी बिस्तर के करीब आ गया, फिर उसके ख्वाबीदा दिमाग में पहुंच गया। उसी वक्त उसे दादी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अभी इस पर अमल ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। मैं सुन रहा हूँ दादी माँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा था आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगी और मेरे साथ रहा करेंगी। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन इस दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी दिन फना होती है। मैं 150 बरस से जिंदा हूँ, आइंदा भी जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन मेरा यह जिस्म, मेरा गोश्त और मेरी खाल खुश्क होकर शिकन आलूद हो गई है। बदन पर जैसे गोश्त नहीं रहा है, सब सूख गया है। मेरी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी नरम हो गई हैं कि जैसे कोई मोमबत्ती पिघलती जा रही है। मैं इस गलते सड़ते हुए बदन के साथ जी नहीं सकूंगी। दादी माँ, आप मेरा साथ छोड़ देने वाली बात ना करें। नहीं बेटे, साथ नहीं छोड़ूंगी। इसी वक्त के लिए मैं दिन रात भक्ति और ध्यान ज्ञान में डूबकर आत्मा शक्ति हासिल करती रही। आज मैं इतनी शक्तिमान हो गई हूं कि मेरा बूढ़ा जिस्म मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। अपनी आत्मा को किसी जवान औरत के जिस्म में दाखिल करूंगी, फिर उस औरत के रूप में जिंदा रहूंगी। बस दादी माँ, मैं चाहता हूँ कि आप किसी रूप में रहें, मेरे लिए जिंदा रहें, लेकिन मैं जिस औरत के भी जिस्म में जाऊंगी उस औरत को मरना होगा, क्योंकि उसके जिस्म से उसकी आत्मा निकलेगी तो मैं उसके खाली जिस्म में रह सकूंगी। अगर आपके बूढ़े जिस्म का आखिरी वक्त आ चुका है तो मुझे हुक्म दें। आश्रम में कई जवान लड़कियां हैं, मैं उनमें से किसी एक को मार डालूंगा। बेटे, मुझे शीतारा का हुस्न और जिस्म पसंद है। तू इसके अंदर से इसकी आत्मा निकाल दे, इसका जिस्म मेरी आत्मा के लिए खाली कर दे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं जानती हूँ तू इसे पसंद करता है, इसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता है। मेरी आत्मा इसके अंदर समा गई तो फिर तू इसे अपनी महबूबा नहीं कह सकेगा। ये तेरी दादी बन जाएगी, जवान दादी माँ। आप मेरी पसंद और मेरी चाहत को जानती हैं, फिर इसे अपनी आत्मा और नई जिंदगी के लिए क्यों पसंद कर रही हैं? इसलिए कि ये बहुत खुदगर्ज और बेवफा है, तुझसे कभी वफा नहीं करेगी। इसने पहले पारस को चाहा, फिर उसे मार डालने की कोशिशें की। इसके बाद पोरस को चाहा, उसे भी मार डालने की कोशिश की। ये तेरे साथ भी यही सलूक करेगी। मैं तुझे इसके फ्रेब में नहीं आने दूंगी। आपकी बातें कभी गलत नहीं होती। आप मुझे इतना चाहती हैं कि मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को तूल दे रही हैं। ये जब पहली बार आश्रम के तय खाने में आई थी और मुझे सांपों और बिच्छुओं के दरमियान आत्मा शक्ति के अमल में मसरूफ देखा था, तो जानते हो इसने क्या इरादा किया था? मैं नहीं जानता, आप बताएं। इसने अहद किया था कि आत्मा शक्ति के हवाले से दादी माँ की तरह महाशक्तिमान बनेगी। आज इसकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, ये महाशक्तिमान भी बनेगी और तेरी दादी माँ भी। स्वामी ने कहा, एक खुदगर्ज और बेवफा को मर जाना चाहिए और मेरी दादी को जिंदा रहना चाहिए। तो फिर देर ना कर, मेरी आत्मा आ रही है, उसकी नई रहाश का बना दे। स्वामी तिलकराम भाटिया ने शीतारा के सर के नीचे से तकिया खींचा तो उसकी आंख खुल गई। उसने स्वामी को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझती या उससे कुछ पूछती, उसने उसके मुंह और नाक पर तकिया रखकर दबा दिया। शीतारा के दीदे फैल गए, वो तड़पने लगी। स्वामी अगरचे उम्र सीधा था मगर पहलवान था। इतना शह जोर था कि वो उसके नीचे से निकल नहीं सकती थी। वह तकिए को पूरी कुव्वत से दबाते हुए कह रहा था, स्वागतम नया जन्म। स्वामी देर तक कुव्वत आजमाता रहा, क्योंकि शीतारा योगा की माहिर थी। 15-20 मिनट तक सांस रोकने के बाद भी जिंदा रहती। वो योगा में महारत के बाइस स्वामी की गिरफ्त से निकलने की कोशिशें करती रही। 20 मिनट गुजर गए, फिर 25 मिनट भी गुजर गए। उसने आखिरी बार रिहाई पाने की कमज़ोर सी कोशिश की, फिर हाथ पांव ढीले पड़ गए। बदन में आखिरी बार लर्जा पैदा हुआ, फिर वो साकित हो गई। उसके दीदे भी फैलकर साकित हो गई। स्वामी ने ख्याल पानी के जरिए उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो उसे शीतारा का दिमाग नहीं मिला, वो मुर्दा हो चुका था। स्वामी की आवाज़ कह रही थी, स्वागतम नया जन्म। इंसान अपनी ज़िंदगी में ये सही तरह मालूम नहीं कर सकता कि वो किस कदर हर दिल अजीज़ है और किस हद तक काबिल नफ़रत। अगर वो मरने के बाद देखने के काबिल रहे तो उसे अपनी कदरों कीमत का या काबिल नफ़रत होने का सही इल्म होता है। पारस मरने के बाद भी जिंदा था, इसलिए देख रहा था कि तमाम मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले उसकी मौत से खुश और मुतमईन थे, और जिसे उसकी मौत का ज़्यादा सदमा हुआ था वो अल्पा थी। एक कट्टर यहूदी होने के बावजूद उसके लिए फूट फूट कर रोती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पारस यूं अचानक दुनिया से उठ जाएगा। वो तस्दीक के लिए मेरे पास आई थी।
मैंने भी उसकी मौत की तस्दीक करने के लिए कहा। तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की होगी। क्या उसका दिमाग तुम्हें मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा। बिली डोना ने बताया था कि उसने किसी मकान के कमरे में खुदकुशी की है। वो तबरेज़ी साहब के पास गई और तबरेज़ी साहब ने उसे हकीकत बता दी। वो जितना रोई थी उससे ज़्यादा हंसने, नाचने और गाने लगी। थोड़ी देर पहले जब वो रोती रही तो ब्रेन आदम उसे तसल्लियाँ देता और समझाता रहा कि वो एक मुसलमान के लिए आंसू बहाएगी तो मुमलिकत इसराइल के तमाम अकाबरीन यही कहेंगे कि वो एक बेटी को जन्म देने के दिन से अब तक बाबा साहब के दारे वालों से यानी मुसलमानों से मुतासिर है। ब्रेन आदम को अल्पा पर एतमाद था कि वो यहूदी और यहूदी रहेगी। उसने समझाया, अगर हमारे मुल्क के अकाबरीन को ये मालूम होगा कि तुम एक मुसलमान के लिए रो रही हो तो तुम पर से उनका एतमाद उठ जाएगा। अब से पहले भी दुश्मनों ने यही कोशिश की थी। उसने ब्रेन आदम से वादा किया अब आंसू नहीं बहाएगी, लेकिन अभी वह तन्हाई चाहती थी। ब्रेन आदम उसे तन्हा छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। जनाब तबरेज़ी से हकीकत मालूम कर ली थी। वह हंसती, गुनगुनाती और रक्स करती हुई बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। मोहब्बत वो होती है जिसके ज़ेर असर एक दूसरे को पा लेने की ख्वाहिश होती है। एल्पा के दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ऐसी मोहब्बत थी जो हकीकत का दर्जा हासिल कर लेती है। वो किसी गर्ज के बगैर उसे मोहब्बत भी करती थी और उसकी अकीदतमंद भी थी। उसी वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। थोड़ी देर के बाद फिर वही सोच की लहरें महसूस हुई। आवाज़ आई, प्लीज़ सांस ना रोकना, मैं पोरस बोल रहा हूँ। वो बोली, तुम मेरे पास आए हो? मैं खुशामदीद कहती हूँ। बाय द वे, कैसा आना हुआ? मैं पारस की मौत पर अफसोस करने आया हूँ, क्योंकि तुम उसे बहुत चाहती थी। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं उसे चाहती थी? पहले तो शीतारा ने बताया था कि तुम बाबा साहब के दारे और ख़ास तौर पर पारस से इसलिए मोहब्बत करती हो कि उन्होंने तुम्हारी जचकी के वक्त दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे दिमाग में घुसने और तुम पर गालिब आने से रोका। बेशक ये उन लोगों का एहसान मुझ पर है। कभी वक्त आएगा तो इस एहसान का बदला चुका दूंगी। उनके एहसान का मतलब ये नहीं है कि मैं एक मुसलमान से इश्क करने लगूं। शीतारा के अलावा नताशा और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी यही कहते हैं कि पारस के साथ तुम्हारा खुफिया राब्ता रहता था। तुम जितने टेलीपैथी जानने वालों का हवाला दे रहे हो, ये सब मेरे दुश्मन है। मेरे खिलाफ ऐसी ही बेतुकी बातें करेंगे। मैं पूरी यहूदी कौम की आंखों का तारा हूँ। क्या एक मुसलमान से मोहब्बत करके अपनी कौम की नज़रों से गिर जाऊंगी? मुमलिकत इसराइल में हुक्मरान बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा इक़्तिदार बरसों से कायम है। मैं यहाँ की बेताज मलका हूँ। क्या मैं ऐसी नादान हूँ कि एक मुसलमान की खातिर इक़्तिदार से महरूम हो जाऊंगी? पोरस ने कायल होकर कहा, तुम्हारी बातों में वजन है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ बेतुकी बातें की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, गलत फहमियाँ हो जाया करती हैं। अब असल बात बताओ, किस लिए आए हो? ताज्जुब है तुम मुझे खुदगर्ज समझ रही हो। क्या एक दूसरे से दोस्ती या कम अज़ कम शनासाई नहीं होनी चाहिए? तुम्हारी दोस्ती खतरे का सिग्नल है। दोस्ती की आड़ में ये सुराग लगाओगे कि मैं इसराइल में हूँ या किसी और मुल्क में। फिर वहाँ पहुँचकर दवा स्प्रे करोगे और मुझे टेलीपैथी के लम्ब से महरूम कर दोगे। तुम टेलीपैथी के जरिए बरसों से अपने मुल्क और कौम की खिदमत करती आ रही हो। मैं तुम्हारे जैसे अच्छे और तामीरी काम करने वालों का दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस दवा के जरिए ऐसे अफराद को टेलीपैथी से महरूम करूँगा जो लालची और खुदगर्ज हैं और फसादात फैलाते रहते हैं। फिर तो तुम बहुत ही नेक काम कर रहे हो। मुझे इस नेक काम के लिए तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं हाजिर हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं नेक काम में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन दूर ही दूर से, ख्याल ख्वानी के ज़रिए। क्या हमारे दरमियान दोस्ती और एतमाद का रिश्ता कायम नहीं हो सकता? जब हम दूर ही दूर से एक दूसरे के काम आते रहेंगे तो हम में से किसी को किसी पर एतमाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यही सही, हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए रब्ता रखेंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन आइंदा मैं अपने दिमाग में नहीं आने दूंगी। हमारे दरमियान एक आलाकार होगा जिसके दिमाग में पहुंचकर हम गुफ्तगू करेंगे। तुम किसी आलाकार को मुकर्रर करो, तब तक के लिए रुखसत चाहती हूँ। उसने सांस रोक ली। वो चला गया। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, मैंने आंसू पहुँच लिए हैं। आपकी हदायत पर अमल कर रही हूँ। पारस की मौत पर ज़रा सी देर के लिए जज्बाती हो गई थी, अब नॉर्मल हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, अल्पा तुम बहुत ज़हीन हो। मैंने पहली बार तुम्हें अब नॉर्मल होते देखा था। शुक्र है कि तुमने खुद पर काबू पा लिया और अब नॉर्मल हो। मैं थोड़ी देर बाद अपना ये मुल्क छोड़ दूंगी, किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार करूंगी, फिर आपसे रब्ता करूंगी। जाओ, मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा उस पोरस को गारत करे, उस कम वक्त की वजह से तुम अपना मुल्क छोड़ी हो। बहरहाल तुम मुझे भी ये ना बताना कि किस मुल्क के किस इलाके में रिहाइश इख्तियार करी हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। वो ब्रेन आदम से रब्ता ख़त्म करके बड़े अफसोस के साथ सोचने लगी, ये कैसी दुनिया है। हम यहाँ खुलकर किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं ये कह नहीं सकती कि पारस के लिए मेरे दिल में कितने नेक जज्बे हैं और उसके लिए जो प्यार है उसमें कितनी सच्चाई है। पूरी यहूदी कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि जो अल्पा मुमलिकत इसराइल का अहम सतून कहलाती है वो एक मुसलमान से मोहब्बत करे और उसकी अकीदतमंद रहे। कितने नादान हैं ये दुनिया वाले। समझते हैं इस तरह मोहब्बत दिल से निकल जाती है, जबकि और मजबूती से अपनी जड़ें गहरी करती रहती है। नेपाल के एक शहर पतन में एक ईसाई मियाँ बीवी रहते थे। वो एक हफ्ते पहले यरूशलेम ज़ियारत के लिए आए थे और अब नेपाल वापस जाने वाले थे।
उनकी एक बेटी लंदन में थी जो बेवा हो गई थी। वो एक बच्ची की माँ थी। वो मियाँ बीवी ये नहीं जानते थे कि उनकी बेवा बेटी मर चुकी है। एल्पा ने उन मियाँ बीवी पर तनवीमी अमल किया। उनके दिमाग में ये बात नक्श की कि उनकी बेवा बेटी सोमी जिंदा है। वह दोनों लंदन गए थे। वहां से अपनी बेटी सोमी और नन्ही नवासी को अपने साथ नेपाल ले आए हैं। पतन में उनके पड़ोसी और मोहल्ले वाले सोमी को जानते थे। वो 5 बरस पहले एक अंग्रेज की दुल्हन बनकर लंदन गई थी। अब बेवा होकर एक नन्ही बच्ची को गोद में लेकर अपने मैके पतन वापस आ गई थी। एल्पा मेकअप के जरिए सोमी बन चुकी थी। उस पर कोई शुबा नहीं कर सकता था। सोमी के बारे में वहां कुछ लोग जानते थे कि वो एक दौलतमंद की बीवी थी। शौहर की मौत के बाद बहुत सारी दौलत के साथ पतन आई है। वहाँ ईसाई बराए नाम थे। मुसलमानों की भी तादाद कम थी। हिंदू और बुद्ध मत वाले ज़्यादा थे। ऊंची नीची पहाड़ी में दूर तक मकानात बने हुए थे। बर्फबारी होती रहती थी। इसराइल जैसे गर्म इलाके में रहने वाली अल्पा ज़्यादा सर्दी और बर्फबारी की आदी नहीं थी, लेकिन वो मजबूत कुव्वत इरादी की हामिल थी। उसने तय कर लिया था कि तकलीफ बर्दाश्त करेगी और ऐसी ही जगह रहेगी जहाँ किसी को उसकी मौजूदगी का शुबा नहीं होगा। नेपाल बज़ाहिर एक छोटा सा आज़ाद मुल्क है, लेकिन वो भारतीय हुकूमत के ज़ेर असर है। वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह खासी तादाद में आते हैं, लेकिन अल्पा की मालूमात के मुताबिक कभी कोई टेलीपैथी जाने वाला इधर नहीं गया था। हो सकता है आर्जी तौर पर गया हो, लेकिन किसी ने वहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं की थी। वहाँ सोमी को जानने वाली पुरानी सहेलियाँ और दूसरे लोग उसे मुखातिब किया करते थे, और वह फ़ौरन ही उनके ख्यालात पढ़कर उनके नाम और ज़रूरी मालूमात हासिल कर लेती थी। अल्पा को उन सहेलियों के नाम मालूम हो गए थे। उनके ख्यालात पढ़कर मज़ीद मालूमात हासिल होती रहती थी। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। कुछ मनचले ऐसे भी थे जो उसे ललचाई हुई नज़रों से देखते थे, क्योंकि वो हसीन और जवान बेवा बहुत दौलतमंद समझी जा रही थी। उनमें से एक सेठ दौलत राम था जो अपनी तिजोरी से ज़्यादा दौलत चाहता था। दूसरा आशिक उस इलाके का दादा था। जब वो बाजार जाती तो वो उसे छेड़ता रहता। तीसरा आशिक एक बॉडी बिल्डर कद्देआवर जवान विजय था जो उसे छेड़ता नहीं था, लेकिन दूर ही दूर से उसे इस तरह देखता रहता था कि वो भी उसे कभी कभी देखने पर मजबूर हो जाती थी। इस इंतज़ार में रहती थी कि वो कुछ बोलेगा तो उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पड़ेगी। वैसे वो बहुत मोहतात थी। उसने यह तय कर लिया था कि ख्वामखा ख्याल ख्वानी नहीं करेगी। कोई उससे ज़्यादती करेगा तो एक आम औरत की तरह उसका मुकाबला करेगी या बर्दाश्त करेगी। हाँ, कभी जान पर बनाए तो फिर मजबूर होकर टेलीपैथी का सहारा लेगी। उसने पहले ये यकीन कर लिया कि सेठ दौलत राम और इलाके का दादा रघुनाथ योगा के माहिर नहीं है। वो उनके ख्यालात पड़ चुकी थी। उस गबरू जवान विजय से भी मोहतात थी। उसे समझ नहीं पाई थी। वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और चेहरे से बहुत ज़हीन लगता था। उस रोज़ वो अपनी नन्ही सी बच्ची को अच्छी तरह गर्म कपड़ों में लपेटकर एक डॉक्टर के क्लिनिक जा रही थी। रघुनाथ ने बीच बाजार में उसका रास्ता रोककर कहा, जानी, ये जवानी जिसके लिए थी वो मर गया, अब मुझे खैरात में दे दो। वो बोली, रघु, यहाँ तुम्हें सभी खतरनाक गुंडा और कातिल कहते हैं। ये तो कोई तारीफ की बात नहीं है। तुम्हें बदनामी क्यों पसंद है? जो मज़ा बदनामी में है वो नेक नामी में नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि पूरा इलाका मेरा नाम सुनकर लरजता है। लोग इस मुल्क के राजा से इतना नहीं डरते जितना कि मुझसे खौफ खाते हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे डर कर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। खुद को मेरे हवाले नहीं करोगी तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। यह पूरा बाजार देखता रह जाएगा। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। मैं अभी थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। वो कह कहा लगाकर बोला, कहो तो पूरा थाना यहाँ ले आऊं? यहाँ के पुलिस वाले पहले हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहते हैं, बाद में अपने अफसरों को सलूट करते हैं। मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। यह कहकर उसने अल्पा की कलाई पकड़ी। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिशें करने लगी। वो हंसते हुए बोला, जिसे मदद के लिए बुलाना हो उसे बुलाओ। इस धरती पर तो कोई सूरमा नहीं है और भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि एक अबला नारी को बचाने के लिए ऊपर से नीचे आए। कुछ लोग रघु से कतरा कर गुजर रहे थे और कुछ लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। विजय ने करीब आकर दोनों हाथ जोड़कर आजी से कहा, रघु दादा, आपसे तो दुनिया डरती है। आप एक कमज़ोर औरत की बड़े बाजार में बेइज्जती ना करें। भगवान के लिए इसे छोड़ दें। भगवान के लिए क्यों छोड़ दूं? इसकी ज़रूरत भगवान को नहीं, मुझे है। फिर वो अल्पा से बोला, देख, ये तगड़ा जवान है, कसरत करता है और बॉडी बिल्डर कहलाता है, लेकिन बुज़दिल है। कभी किसी से लड़ता नहीं है। मेरे सामने हाथ जोड़ा है। वो बोला, बात यह है रघु दादा कि लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। मर्द इसलिए होता है कि औरत की हिफाजत करे। आपको भी यही करना चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तुम मर्द हो तो इसे बचा लो। बचा तो लूँ, मगर ख्वामखा आपसे झगड़ा करना पड़ेगा। वो कह कहा लगाकर बोला, सुनो लोगो, सुनो, ये हिजड़ा बॉडी बिल्डर मुझसे झगड़ा करने और इसे बचाने की बात कर रहा है। क्या कहते हो, इसे एक हाथ जमा दूं? रघु दादा के 2-4 चेले खड़े हुए थे। एक ने कहा, गुरु, एक हाथ जमा दो, फिर यहाँ के दूसरे पहलवान भी तुम्हारे नाम की माला जपने लगेंगे। रघु ने एक हाथ उठाकर विजय के मुंह पर मारना चाहा। विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन जिस तरह अल्पा उससे हाथ ना छुड़ा सकी, इसी तरह वो विजय के सामने नाकाम रहा। तब रघु ने अल्पा की कलाई छोड़कर दूसरे हाथ से हमला किया। विजय ने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे दोनों हाथ फौलादी शिकंजे में आ गए हों।
उसने खुद को छुड़ाने के लिए सर से सर पर टक्कर मारी। उसके हलक से कराह निकल गई। ऐसा लगा जैसे दीवार से सटक रहा हो। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। लड़ाई शुरू होते ही रघु दादा की समझ में आ गया कि वो पहाड़ के नीचे आ गया है। अगर वो शिकस्त खाएगा तो बरसों की दादागिरी मिट्टी में मिल जाएगी। उसी वक्त विजय ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन अनजान बनकर रघु दादा के 12 बजाता रहा। उसने दोनों हाथ छोड़कर उसकी नाक पर एक घुंसा रसीद किया। वो चकरा कर गिरने लगा। उसके चेलों ने उसे संभाला। फिर एक चेले ने उस पर छलांग लगाई। विजय एक तरफ हट गया। वो जमीन पर आकर एक पत्थर पर गिरा, तकलीफ से चीखने लगा। दूसरे चेले ने हमला किया। फिर तीसरे चेले ने भी हमला किया। तमाम बाजार वाले हैरानी से देख रहे थे कि विजय पर किसी का हमला कामयाब नहीं हो रहा था। वो एक तरबियत याफ्ता फाइटर की तरह बड़ी महारत से लड़ रहा था। वह तमाम चेले तो 2-4 हाथ खाने के बाद ही भागते हुए दूर चले गए। रघु की नाक से खून बह रहा था। वो गिरने के बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका। विजय ने अल्पा से कहा, सोमी तुम जाओ, ये फिर कभी नहीं छेड़ेगा। वो बोली, तुम बहुत अच्छे हो, मर्द को सिपाही बनना चाहिए, गुंडा नहीं। वो बच्ची को सीने से लगाए क्लिनिक की तरफ जाने लगी। इतनी देर में उसने ख्यालात पढ़कर मालूम किया था कि विजय पहले बाहर के एक शहर पटना में रहता था। पिछले बरस अपनी माँ और जवान बहन के साथ इस इलाके में आकर रहने लगा था। उसकी आमदनी का जरिए ये था कि वो वहाँ के जवानों से माहाना फीस लेकर उन्हें बॉडी बिल्डिंग और जूडो कराटे सिखाता था। उसकी बहन ने शादी कर ली थी। वो दुल्हन बनकर फिर पटना शहर चली गई थी। अब वो माँ के साथ वहाँ रहता था। एक माहिर फाइटर होने के बावजूद किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। विजय ने दूर भागने वाले चेलों को बुलाकर कहा, अपने गुरु को उठाकर ले जाओ और इसे समझाओ कि यहाँ आदमी बनकर रहे, फिर कभी गुंडा बनेगा तो हराम मौत मरेगा। वो अपने गुरु को सहारा देकर ले गए। बाजार के तमाम लोग विजय की तारीफें करने लगे। वो एक होटल में आकर बैठ गया। चाय का ऑर्डर देकर सोचने लगा, कौन मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। सोमी सेहतमंद जवान औरत है, चेहरे से बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है। उसकी आंखें बताती हैं कि वह तूफानों से लड़ती आई है। क्या वो टेलीपैथी जानती है? पोरस ने बिली डोना पर तनवीमी अमल किया था। उसे यकीन था कि उसके सिवा कोई बिली के दिमाग में नहीं जाएगा, जबकि पारस जा सकता था। वह दोनों कभी एक दूसरे से गुफ्तगू करते तो पारस खामोशी से सुनता रहता। एक बार पोरस ने गुफ्तगू के दौरान में बिली से कहा था कि वह दुनिया में किसी को दोस्त नहीं बनाता, लेकिन उसका एक क्लास फेलो विजय कुमार उसे बहुत पसंद है। उसे मौजूदा मामला से फुर्सत मिलेगी तो वो कभी उसे मिलने के लिए नेपाल जाएगा। पारस इसी ताक में रहता था कि पोरस के करीब रहने के जराए बनाता रहे। एक जरिया बिल्ली डोना बनी हुई थी, उसने दूसरा जरिया विजय कुमार को बनाया। वो 4 दिन पहले पतन आया था। विजय कुमार को देखकर उसके दिमाग में पहुंचकर उसके तमाम हालात मालूम करता रहा। विजय वाकई एक बॉडी बिल्डर था और वहाँ के जवानों को जूडो कराटे वगैरह सिखाता। बज़ाहिर बहुत शरीफ और नेक नाम था, लेकिन हुस्न शबाब का रसिया था। रात की तारीकी में दुनिया वालों से छुपकर अय्याशी करता। पारस जिस दिन पतन पहुंचकर विजय कुमार के चोर ख्यालात पढ़ रहा था, उस रात विजय एक पहाड़ी के टीले के पीछे एक जवान लड़की को शिकार कर रहा था। वो राजी नहीं हो रही थी, खुद को उसे छुड़ाकर भाग रही थी कि पैर फिसला और वो पहाड़ी से एक खाई में गिरकर मर गई। इस बात का कोई गवाह नहीं था कि विजय की हवस के नतीजे में एक मासूम लड़की जान से गई है। पारस ने विजय को ट्रैप करके अपने होटल के कमरे में बुलाया। वो सहरज़दा था। पारस ने उसे सामने बिठाकर अपना चेहरा तब्दील किया। उसके नाक नक्शे के मुताबिक खुद को विजय कुमार बनाया। फिर उसे होटल से जाने की इजाज़त दे दी। वो रात की तारीकी में चलता हुआ उसी पहाड़ी पर आया जहाँ से वो लड़की खुद को बचाते हुए फिसल कर गिर पड़ी थी। वहाँ सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। गिरने वालों को वहाँ से निकाला नहीं जा सकता था। अगर इधर से कोई लाश मिल भी जाती तो चेहरे और जिस्म के इतने टुकड़े हो चुके होते कि वो पहचानी नहीं जाती। विजय ने पारस की मर्जी के मुताबिक वहाँ से गहरी खाई में कूदकर जान दे दी। उसके घर में सिर्फ एक माँ थी। बहन ससुराल जा चुकी थी। अगर वो होती तो वो भी उस पर शुबा नहीं कर सकती थी। माँ के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो अपनी औलाद को सीने से लगाकर उसकी धड़कनों से या बदन की महक से या उसके किसी भी अंदाज से पहचान लेती है। उसने माँ के ख्यालात पढ़कर इत्मीनान कर लिया था कि वो किसी तरह भी शुबा नहीं कर रही है। इस तरह पारस विजय बनकर मुतमईन हो गया था कि उसने पोरस के करीब रहने का एक और जरिया बना लिया है। वो तो एक ठोस बुनियाद पर इस इलाके में आया था। वहाँ किसी दिन पोरस से उसका सामना होने वाला था, लेकिन वो अभी ये नहीं जानता था कि अल्पा भी एंटी टेलीपैथी दवा से महफूज रहने के लिए वहाँ चली आई है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में आने वाली हस्ती कौन हो सकती है। क्या सोमी पर शुबा किया जा सकता है? वो एक बच्ची की माँ है, क्या वो ख्याल ख्वानी करती होगी? अब तक जितनी टेलीपैथी जानने वाली औरतें थीं, पारस ने उनके मुतालिक सोचा तो एल्पा याद आई। वही टेलीपैथी जानने वाली एक बच्ची की माँ थी। उसने हैरानी से सोचा, क्या एल्पा यहाँ सोमी बनकर रूपोश रहने आई है? उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। एल्पा के दिमाग में पहुंचा। वो सांस रोकने वाली थी। उसने कहा, मैं पारस बोल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आवाज़ और लहजा नहीं है। आवाज़ और लहजा बदल कर ही मैंने दुश्मनों को अपनी मौत का यकीन दिलाया। क्या मैं साबका आवाज़ में बोलूँ? इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी की भी आवाज़ और लहजे की नकल कर सकता है। पारस की भी नकल की जा सकती है, हमारे ख़ानदान वालों के अलावा। सिर्फ तुम एक ऐसी औरत हो जिसे जनाब तबरेज़ी ने राजदार बनाया है। क्या अब यकीन आया?
वो खुश होकर बोली, हाँ ये बात मेरे और जनाब तबरेज़ी के सिवा कोई नहीं जानता, तुम ही जान सकते हो। ये बताओ कहाँ हो और कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ, लेकिन कहाँ हूँ ये बता दूँ। क्या तुम भी बता दोगी कहाँ हो? जब मुझ पर इतना एतमाद किया गया है कि तुम्हारे बारे में हकीकत बता दी गई है, तो अब मैं कभी तुमसे अपना कोई राज नहीं छुपाऊंगी। टेलीपैथी जानने वाले कभी एक दूसरे का सामना नहीं करते। ये अंदेशा रहता है कि धोखे से कोई भी किसी को ट्रैप कर लेगा। मैंने भी आज तक किसी का सामना नहीं किया, लेकिन अब पूरे एतमाद से तुम्हारा सामना करूंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है कि आज तक किसी औरत ने मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की होगी, और मुझे इतना एतमाद है कि मैं तुम्हें जहाँ बुलाऊंगा तुम वहाँ चली आओगी। तुम्हारा एतमाद दुरुस्त है, जहाँ बुलाओगे जब बुलाओगे चली आऊँगी। और अगर कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे पास आओ। मैं नेपाल के एक शहर पतन में हूँ, अभी मुझे फुर्सत है कि आ जाऊँ। वो खुश होकर बोली, तुम आओगे, मेरे पास आओगे? मैं तो खुशी से मर जाऊंगी। फिर नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहता हूँ। वस्तुएं बोली, सच बताओ कब आ रहे हो? मैंने कहा ना अभी आ रहा हूँ। किस फ्लाइट से आ रहे हो? मुझे बताओ, मैं खटमंडू एयरपोर्ट पर तुम्हें रिसीव करने आऊँगी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट आने की जहमत नहीं दूंगा, अचानक आकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा। तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मेरा घर कहाँ है? क्या यहाँ दूसरों से छुपते फिरोगे, जबकि कोई यहाँ अल्पा को नहीं जानता है? मैं किसी से नहीं पूछूंगा, सीधा दरवाजे पर पहुंचकर इस तरह दस्तक दूंगा। लो सुनो। वो कमरे में थी, दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक गई। अपनी जगह से उठकर बोली, कौन है? ये भी खूब रही, अपने पास बुलाकर पूछ रही हो मैं कौन हूँ? वो दरवाजे की तरफ पढ़ते हुए बोली, नहीं ये नामुमकिन है, पता नहीं तुम कहाँ हो। चंद सेकंड में यहाँ कैसे पहुँच सकते हो? क्या तुमने दस्तक की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ, मगर कानों को धोखा हो सकता है, फिर दस्तक दो। उसने दूसरी बार दस्तक दी। एल्पा के सीने में दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने विजय कुमार खड़ा हुआ था। वो ताज्जुब से बोली, तुम? हाँ, जब मैं तुम्हारी खातिर रघु दादा से लड़ रहा था तो पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। मुझे उसी वक्त शुबह हुआ कि एक बच्ची की माँ जो ख्याल ख्वानी करना जानती है वो अल्पा ही हो सकती है। वो बेयकीनी से विजय कुमार को देख रही थी। वो अंदर आकर बोला, मैं दुनिया के लिए विजय कुमार हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पारस। वो करीब आकर उसे छूकर बोली, मैंने तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े थे। चोर ख्यालात के जरिए हकीकत नहीं छुपती, फिर तुम कैसे छुपे रहे और ख्यालात के जरिए विजय कुमार साबित होते रहे? ये मेरी खोपड़ी का कमाल है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर जनाब तबरेज़ी का हवाला दे रहा हूँ। तुम पहली यहूदी औरत हो जिस पर हमने एतमाद किया है और तुम्हें राजदार बनाकर मेरे जिंदा रहने की हकीकत बताई है। ये राज किसी विजय कुमार को मालूम नहीं हो सकता था। एल्पा खुशी से चीखती हुई पारस की गर्दन में बाहें डालकर लिपट गई, फिर खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मुसर्रतों और आंसुओं की सच्चाई का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनका कोई मोहसिन मौत के बाद अचानक जिंदा होकर चला आया हो।